हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और अभी हम इंडेस 19 के अराउंड 22 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जो आपके आईसीए के स्टडी मटेरियल में जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस फटाफट से अराउंड 1.5 आवर्स में हम सारी ये 22 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक आपको वेस्टेड नॉन वेस्टेड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन कंट्रीब्यूशन प्लान का क्वेश्चन है एंड डिफाइन बेनिफिट प्लान का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 5 एक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है सिस्का वाला। तो ये सारे क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे एंड साथ में बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू सर्विस के भी कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अराउंड 22 क्वेश्चंस हम फटाफट से डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ जो है, जैसे कि मैंने हैंड रिटन नोट्स वगैरह काफी कुछ यहाँ पर लिख रखा है। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अलग बात है, अदरवाइज आप अपने एसएम को भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जाके अभी मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पर भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम फटाफट से वन बाय वन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। एंड सबसे पहले हम मैं ना एंड मैं आपको बता दूं ये रिविजनरी वीडियो है, तो यहाँ पर है ना हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। अगर कोई एकदम टोटली बिगिनर है तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, फटाफट से इलस्ट्रेशन सारे डिस्कस करेंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया था, मैं मानता हूँ कि आपको हल्का सा आइडिया है, क्योंकि हम फटाफट यहाँ पर रिवाइज करेंगे। 100% कंसेप्ट नहीं देने वाला, जितना लगेगा जहाँ जहाँ पर देना चाहिए वैसे दूंगा। एंड क्वेश्चन को भी जहाँ जहाँ पर पढ़ाना चाहिए उस तरीके से पढ़ेंगे। हम फटाफट करेंगे, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एनुअल सैलरी दिया हुआ 30 लाख रुपीज़ का। सबसे पहले बता दूँ, इलस्ट्रेशन 1 में वेस्टेड एक्यूमुलेटिंग बेनिफिट था और इलस्ट्रेशन 2 में नॉन वेस्टेड। मतलब कितने बार क्या होता है, एंटिटी मान लीजिए एंटिटी 300 डेज काम करना है। एंटिटी ने कहा कि वो 10 डेज का लीव अलाउ करेगी, 10 डेज हम छुट्टी लगा सकते हैं। मतलब हम 290 डेज भी काम करेंगे तो हम फुल सैलरी उठा के लेके जाएंगे। लेकिन कितने बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉई छुट्टी मिलने के बावजूद भी उसे यूज नहीं करता है। मान लीजिए एक एम्प्लॉई, उसने 295 डेज काम किया, चलो 294 डेज काम किया उसने, उसे 290 डेज काम करने से भी चल जाता, पर उसने 294 डेज ही काम किया आउट ऑफ 300 डेज। मतलब उसने आउट ऑफ 10 डेज 6 डेज की छुट्टी लगाई है और 4 डेज उसकी छुट्टी नहीं लगाई है ना। तो यहाँ पर कंपनी कितने बार क्या करती है, उन्हें पैसे दे देती है। जो एक्स्ट्रा उसने 4 डेज काम किया, छुट्टी नहीं लिया, उसके पैसे दे देती है। और कोई कोई एंटिटी क्या करती है, वो पैसे नहीं देती है, वो कहती है कि आप अपना लीव को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, आने वाले 1 साल या 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। और अलग अलग एंटिटी का अलग अलग कानून रहता है, वो कहते हैं कि आप ना सारा लीव ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर मैक्सिमम 2 लीव ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वो अलग अलग कानून रहता है, अलग अलग एंटिटी का अलग अलग पॉलिसीज रहता है। तो यहाँ पर अब देखिए, इलस्ट्रेशन 1 में बेसिकली हमें कैश मिलेगा, यानी अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, एम्प्लॉय अगर एक्स्ट्रा काम करेगा उसे एक्स्ट्रा से पैसा मिल जाएगा, जिसे हम वेस्टेड कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, मिस्टर राजन है जिसे 30 लाख का सैलरी मिलता है एनुअल और टोटल वर्किंग डेज है 300। तो इससे हमें पता चलता है कि पर डे सैलरी अगर हम निकाले तो 10,000 आएगा। कैसे? 30 लाख डिवाइड बाई 300। आप देख लीजिए 10,000 पर डे का सैलरी बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, लीव्स अलाउड है 2001 में एज पर कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से 10 डेज का लीव अलाउड है। पर इसने लीव कितना यूटिलाइज किया, 8 डेज लीव यूटिलाइज किया, मतलब 2 डेज इसने एक्स्ट्रा काम किया। क्या इसने 2 डेज एक्स्ट्रा काम किया? जी हाँ। तो यहाँ पर ये जो 2 डेज इसने एक्स्ट्रा काम किया, यहाँ पर बता दिया बाई वे ऑफ पेमेंट, मतलब इसे पैसा दे दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा इसे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि देखिए, एक तो इसे 30 लाख रुपीज पूरा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसे 10 डेज छुट्टी लगानी पर भी उसे 30 लाख ही मिलता। पर उसने 8 डेज का छुट्टी लगा तो एक्स्ट्रा 2 दिन जो उसने काम किया है उसका भी सैलरी उसे मिल जाएगा। तो पर डे का सैलरी बनता है 10,000 रुपीज, तो 2 दिन का कितना हुआ, 20,000 रुपीज, यानी इसे टोटल कुल मिला के सैलरी मिल जाएगा 30,20,000 रुपीज। इतना सैलरी मिल जाएगा। तो ये इस साल का तो खर्चा है, इस साल ही तो हमने काम किया है, कराया उससे, इस साल ही काम करा है। तो हम क्या करेंगे, इस साल पूरा हम खर्चा दिखा देंगे। क्या? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक। पेबल भी लिख सकते हैं, अगर पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कुछ ड्यू है तो अलग बात है, हालांकि आईसी हमेशा बैंक ही लिखता है, अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक ही लिखेगा। तो 30,20,000, 30,20,000, या फिर आप चाहो तो सेपरेटली भी लिख सकते हो, पर मैंने बस समझाने के लिए रखा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक, जो मेन वाला आपका 30 लाख तो पूरा मिलेगा ही, एक्स्ट्रा जो 2 दिन काम किया उसका हम एक्स्ट्रा से एंट्री भी पास कर सकते हैं, बट खैर ये जरूरत नहीं है, आप ये वाला सिंगल एंट्री पास करोगे काम बन जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया अच्छे से। हम नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन 2 डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 में नॉन वेस्टेड है, इसका मतलब क्या, इलस्ट्रेशन 2 में हम अगर छुट्टी लगाएंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब कम छुट्टी लगाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, हमारी लीव जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यानी इस साल अगर हमें 290 डेज काम करना था, 10 डेज लीव अवेल करने के बाद 290 डेज काम करना था, पर हमने 294 डेज काम किया, तो हमने 4 डेज एक्स्ट्रा काम किया ना। तो ये एक्स्ट्रा जो 4 डेज काम किया, नेक्स्ट ईयर आपका क्या होगा,
कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर हम 290 डेज से नीचे भी अगर हम काम करें, यानी 286 डेज भी अगर हम काम करेंगे तो हमें फुल सैलरी मिलने वाली, क्योंकि 290 डेज में तो फुल सैलरी मिलेगी। 300 माइनस 10 डेज तो लीव अलाउड ही है, और 290 में से और मैं 4 दिन जो मेरा कैरी फॉरवर्ड है वो भी मैं छुट्टी लगाऊं तो भी मुझे पूरे पैसा मिल जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन में हम कैसे हैंडल करेंगे, देखिए तो एनुअल सैलरी यहां पर आप देखिए पिछले साल 2001 में 30 लाख था, नेक्स्ट ईयर भी एनुअल सैलरी 30 लाख ही है। आगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 डेज है, लीव्स अलाउड देखिए 10 डेज का लीव अलाउड है, मतलब 290 डेज काम करने से चल जाएगा, 290 डेज काम करने से चल जाएगा, सैलरी फुल उठाया जाएगा, सैलरी फुल मिलेगा इसे। पर इसने लीव कितना लिया, इसने 7 डेज का ही लीव लिया, मतलब इसने काम कितना किया, इसने 293 डेज काम किया, आउट ऑफ 300 डेज इसने 7 डेज का लीव लिया, 293 डेज इसने काम किया। तो इसने जो 3 डेज एक्स्ट्रा काम किया ना, ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट ईयर पे, इसे पैसे नहीं मिलेंगे, ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट ईयर पे, और इसे इस साल पैसे 30 लाख ही मिलेंगे, बाकी का 3 डेज ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में 10 डेज की लीव अलाउड थी, पर इसने 13 डेज छुट्टी लगाया, यानी पुराना हिसाब बराबर कर दिया। पिछले साल इसने 3 डेज कम काम किया था, कम छुट्टी लगाया था, इस साल इसने 3 डेज ज्यादा छुट्टी लगा दिया, तो इस साल ये काम कितना करेगा, 287 डेज काम करेगा, है ना। ये 290 काम का नहीं है, तो मैंने ऐसे लिखा था कि इतना हम कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 300 डेज इसने 287 डेज काम किया, पर क्या सिर्फ सैलरी फुल मिलने वाला है, जी हाँ फुल सैलरी मिलेगा, इसे पूरा का पूरा 30 लाख की उठा के लेके जाएगा। अब नीचे क्या कह रहा है पता है, नीचे मैनेजमेंट है, हमेशा ये मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है हर साल कि एम्प्लॉय को भले ही मान लीजिए 3 डेज का लीव अलाउड है, पर हम एस्टिमेट करते हैं कि एम्प्लॉय कितना लीव को आगे मतलब है ना यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोविजन बनता है, जो आगे हमें और क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जबकि टाइम शॉर्टेज है, मैं फटाफट से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर अब देखिए 2 सालों में एम्प्लॉय कंपनी का कहना ये कि जबकि आपका पैसे तो 30 लाख की जा रहे, तो 2 सालों में 30 लाख की खर्चा दिखाना चाहता है, यानी फर्स्ट ईयर भी 30 लाख खर्चा दिखाना चाहता है, सेकंड ईयर भी 30 लाख खर्चा दिखाना चाहता है। पर एक्रूअल बेसिस अगर आप देखोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम तो कैश बेसिस फॉलो ही नहीं करते इंडेक्स में, हम तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। और आप देखिए पहले साल 293 डेज काम किया गया और नेक्स्ट ईयर 287 डेज काम किया गया, तो आप बताइए क्या ये गलत नहीं होगा कि हम दोनों साल 30 लाख का खर्चा दिखाए, जी गलत होगा। हमें पहले साल में खर्चा दिखाना चाहिए 293 डेज का, और नेक्स्ट ईयर हमें खर्चा दिखाना चाहिए 287 डेज का। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि 290 डेज का तो पैसा ये 30 लाख पूरा लेके जा रहा है, बाकी जो 3 डेज इसने काम छुट्टी नहीं लगाया, काम किया, जिसको ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो फ्यूचर में ये बेनिफिट उठाएगा उसका, तो फ्यूचर में तो इसे पैसे देने ही पड़ेंगे। आज हम भले 30 लाख रुपीज दे रहे इसे, एक्स्ट्रा से 30,000 देना चाहिए, हम नहीं दे रहे, है ना, हम कह रहे कि कैरी फॉरवर्ड कर ले, पर फ्यूचर में तो ये बेनिफिट उठाएगा, तो हमें आज क्या करना चाहिए, इसका प्रोविजन बनाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं आपको पता है, मैं बैलेंस शीट आपको समझा रहा हूं, मैं भले ही फर्स्ट ईयर में 30 लाख रुपीज इसे दे रहा हूं, मैं भले ही फर्स्ट ईयर में से 30 लाख रुपीज दे रहा हूं, पर मैं क्या देखूंगा कि इसका बनता कितना, इसका 300 डेज का 290 डेज, यानी 300 में से 10 डेज पेड लीव है, 290 डेज का इसका सैलरी बनता है 30 लाख, और एक्स्ट्रा 3 डेज इसने काम किया, इसका भी 10,000 पर डे कर लीजिए, 30 लाख डिवाइड बाय 300 10,000 ही होता है, तो 10,000 करके 3 दिन का कितना 30,000 रुपीज बनता है। तो 30,000 रुपीज आज हम नहीं दे रहे, पर फ्यूचर में ये अवेल करेगा, लीव का बेनिफिट उठाएगा, तो 30,000 रुपीज का क्या करते हैं, प्रोविजन बना देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम भले 30 लाख रुपीज पैसे देंगे, पर पीएल में चार्ज करेंगे 30,30,000 और प्रोविजन बना देंगे 30,000 का, यानी अल्टीमेटली इसका एंट्री अगर आप बोलोगे, इसका एंट्री क्या होगा मैं बताऊं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक टू प्रोविजन, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हम 30,30,000 दिखाएंगे, बैंक से पैसे जाएंगे 30 लाख रुपीज, और प्रोविजन हम 30,000 का दिखा देंगे, ये हमारा एंट्री हो जाएगा, प्रोविजन हम बनाएंगे 30,000 का। अब इससे फायदा क्या होगा, अब देखिए नेक्स्ट ईयर तो इसे हम 30 लाख रुपीज से पैसे देंगे, तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे आपको पता है, नेक्स्ट ईयर जबकि इसे 30 लाख रुपीज ही पैसा दिया जाएगा, हम पीएल में चार्ज करेंगे 29,70,000 और बाकी हम प्रोविजन से एडजस्ट कर देंगे, यानी नेक्स्ट ईयर आपका एंट्री क्या होगा पता है, नेक्स्ट ईयर हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 29,70,000 दिखाएंगे, जो कि पीएल में चार्ज होगा, और प्रोविजन लाइबिलिटी आप रिवर्स कर दोगे 30,000 का, और टू बैंक आप दे दोगे कितना 30 लाख रुपीज, यानी प्रोविजन से हम एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर प्रोविजन से एडजस्ट कर देंगे। यानी आप इससे फायदा क्या हो रहा है, देखिए इससे फायदा ये हो रहा है कि बैंक में तो पैसे 30 लाख दोनों साल ही जा रहे हैं, लेकिन आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पीएल में चार्ज हो रहा है पहले साल 30,30,000 और नेक्स्ट ईयर पीएल में चार्ज हो रहा है 29,70,000। हम ये मान रहे हैं कि 30,000 का हमारा लाइबिलिटी है, जो कि आगे जाके सेटल्ड होने वाला है, तो इससे हमारा एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो मैच करेगा, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी जो भी एडिशनल काम किया जाएगा जिसका फायदा फ्यूचर में उठाया
जाएगा उसका आप क्या करोगे, आज प्रोविजन बनाओगे। इसका और भी एक तरीका है, इसका एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि आप इतने को पीएल में चार्ज करोगे, पैसे इतने दे रहे हो तो बाकी का प्रोविजन बन गया। नेक्स्ट ईयर हम प्रोविजन से एडजस्ट कर देंगे 30,000, पीएल में इतना ही चार्ज करेंगे और बैंक से पैसे दे देंगे, है ना, यानी प्रोविजन का रिवर्सल हो जा रहा है। इसका एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पर बैलेंस शीट में, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ, हर जगह नहीं बताऊंगा, हालांकि इतना रेलेवेंट नहीं, आप चाहो तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए 30 लाख रुपीज हमारा उस साल का बनता है, बैंक से गया 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज पीएल में चार्ज कर दिया, जबकि इसने एक्स्ट्रा 3 डेज काम किया, छुट्टी जो कि आज नहीं लगाया कल लगाएगा ये, तो ये 3 डेज का 30,000 का पीएल में चार्ज करके प्रोविजन बना दीजिए। ये तो पहले भी हमने बनाया था, तो 30,000 का हमने प्रोविजन बनाया, पीएल में चार्ज किया, प्रोविजन बनाया। चलिए समझ में आया। इन इसका एंट्री मैंने क्या किया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक 30 लाख और फिर बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू प्रोविजन 30,000 का। अब क्या हो गया, सेकंड ईयर में 30 लाख रुपीज देना है तो 30 लाख पूरा ही पीएल में चार्ज कर दो, पूरा ही पीएल में चार्ज कर दो 30 लाख रुपीज। और अब इस प्रोविजन का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि ये प्रोविजन तो हमने क्रिएट किया था ये उम्मीद में कि आगे जाके करेगा, तो जो भी हमने पैसे तो दे दिए पूरा, अब ये प्रोविजन का कोई काम नहीं, इसको रिवर्स कर दो। तो प्रोविजन को मैंने यहां से रिवर्स कर दिया और यहां पर क्या किया, पीएल में क्रेडिट कर दिया। तो जब प्रोविजन लाइबिलिटी रिवर्स होगा तो पीएल में क्रेडिट होगा। अल्टीमेटली यहां पर भी आप देखिए 29,70,000 ही आपका आ रहा है, यानी अल्टीमेटली वही होना है, और फिर से आप नया प्रोविजन क्रिएट कर दोगे, यानी जो होना है यहाँ पर यही सही है। ये वाला बस मैंने आपको समझाने के लिए रखा था, अदरवाइज ये बेटर रहेगा, आप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर। तो चलिए इलस्ट्रेशन 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर सकते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पर इनका आंसर 30 लाख 30,000, 29 लाख 70,000, 293 डेज 287 डेज के हिसाब से जो निकाला था। एंड इसका एंट्री भी यहाँ पर है, देखिए पहले साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये तो मैंने एंट्री पास किया था, ये रहा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक टू प्रोविजन, टू बैंक टू प्रोविजन, ये रहा। और फिर बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रोविजन टू बैंक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रोविजन टू बैंक। तो सेम एंट्री मैंने जो पास किया था वो ये रहा, यहाँ पर है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा डन होता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 सिंपल क्वेश्चन है एंड ये इलस्ट्रेशन 2 का ही कंटिन्यू है। यहां पर बस क्या डिफरेंस है पता है, यहां पर मैनेजमेंट यानी इन्फोटेक लिमिटेड ये एज्यूम कर रहा है, ये एस्टिमेट कर रहा है कि जो निरंजन एम्प्लॉय है वो 2 डेज का लीव को ही यूटिलाइज करेगा फ्यूचर ईयर में, यानी जबकि उसका 3 डेज का लीव कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, पर ये 2 डेज का लीव ही क्या करेगा, फ्यूचर में ये अवेल करेगा। लेकिन रियल में क्या हुआ पता है, 2012 में इसने 3 डेज ही पूरा का पूरा अवेल कर लिया। तो मैंने आपको बताया था एंड आपको ऑलरेडी पता होगा, यहाँ पर मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है, यानी ऐसा नहीं कि वो अगर 4 डेज का उसका अनयूटिलाइज है तो 4 डेज का हम खर्चा दिखाएंगे जी, नहीं। अगर मान लीजिए 100 एम्प्लॉइज है जिसमें से हमें लग रहा है कि नहीं ओनली 60 एम्प्लॉइज या 70 एम्प्लॉइज ही लीव को अवेल करने वाले, बाकी नहीं करने वाले, तो हम 70 डेज का एस्टिमेट यानी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में हम एस्टिमेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि प्रोविजन एस्टिमेशन के बेसिस में ही बनते हैं। तो वैसे यहां पर अब हम बताइए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 डेज का प्रोविजन बनाएंगे। तो जैसे यहां पर आप देखोगे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने 3 डेज का प्रोविजन बनाया था, हमने 3 डेज का प्रोविजन बनाया था 30,000 रुपीज। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, प्रोविजन जो बनाएंगे ना ये 2 डेज का बनाएंगे। तो इस बार हमारा एंट्री क्या होगा पता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट डेबिट जो दिखाएंगे, मैं एक बार नहीं लिख रहा हूं, टू बैंक, बैंक में तो हम 30 लाख रुपीज दे देंगे आज का। और जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन हम 2 दिन का बनाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है 2 दिन ही अवेल करेगा, तो 2 दिन का प्रोविजन 20,000 रुपीज बनाएंगे और खर्चा भी 30 लाख 20,000 दिखाएंगे। यानी खर्चा हमने क्या दिखा, एक तो 30 लाख इस साल का और 20,000 भी इस साल का ही है, जबकि 30,000 था, पर हमारा एस्टिमेशन है कि 20,000 ही देना पड़ेगा हमें, तो 20,000 ही हम प्रोविजन बनाएंगे और पीएल में भी 20,000 चार्ज होगा। यानी इस बार एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 30 लाख 20,000 होगा, टू बैंक 30 लाख, टू प्रोविजन 20,000 रुपीज होगा इस बार आपका। बट हुआ क्या बाद में तो ऐसा हुआ कि उसने 3 डेज का ही लीव अवेल कर लिया और हमें पैसे पूरे कितने देने पड़े, हमें पैसे पूरे देने पड़े 30 लाख रुपीज। तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ऐसे भी प्रोविजन एक एस्टिमेशन की बेसिस में बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे पता, नेक्स्ट ईयर जितना प्रोविजन है उतना वहां से एडजस्ट कर देंगे, बाकी हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एडजस्ट कर देंगे। मतलब ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, हम क्या करेंगे, हमें पैसे कितने देने, हमें पैसे तो 30 लाख रुपीज देना है। हम प्रोविजन से एडजस्ट कर सकते हैं कितना, 20,000 रुपीज प्रोविजन से एडजस्ट कर सकते हैं, तो बाकी 29,80,000 रुपीज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे, सिंपल सी बात है। और पिछले बारी हमने क्या किया था, 29,70,000 पीएल में चार्ज किया था, है ना, क्योंकि 30,000 का प्रोविजन आपका एडजस्ट हो रहा था। इस बार तो प्रोविजन में है ही इतना, कितना है
20,000 ही प्रोविजन में है इतना, तो बाकी का रिमेनिंग आप क्या करोगे, पीएल से चार्ज कर दोगे। आप इसका डिफरेंट लॉजिक से भी कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो कि चलो ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम पहले चार्ज करेंगे 29,70,000, बाकी प्रोविजन से देंगे 20,000, तो 10,000 का शॉर्टफॉल हो रहा है ना, तो वो इसी साल एडजस्ट होगा। तो जो 10,000 का शॉर्टफॉल है फिर से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 29,70,000 प्लस 10,000 का जो शॉर्टफॉल है ये मिला के 29,80,000 हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपको इतना खर्चा दिखाना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपका एंट्री क्या होगा, देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पहले हमने 30,20,000 बनाया क्योंकि प्रोविजन 2 डेज का ही बनाया हमने, है ना, बाकी बैंक में पैसे पूरे दे दिए। अब जबकि प्रोविजन से 2 डेज ही एडजस्ट हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है पता है, प्लस 1 डेज एक्स्ट्रा हमें खर्चा यहाँ पर दिखाना पड़ रहा है। इसलिए 29,70,000 की जगह प्लस 10,000 और यहाँ पर खर्चा दिखाना पड़ा क्योंकि प्रोविजन का शॉर्टफॉल हो गया हमारा, और अल्टीमेटली बाकी सब कुछ सेम है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, अच्छी तरीके से आप इसे मैनेज कर लोगे, यहाँ पर ये एंट्री आराम से पास कर दोगे। इसका मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट भी बना के रखा, पर अभी मैं फटाफट से करा रहा हूँ रिवीजन, तो मैं यहाँ पर और डिस्कस नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा, डेट इज इलस्ट्रेशन 4 में हम जाएंगे। इलस्ट्रेशन 4 काफी सिंपल है। देखिए सुंदरम लिमिटेड के पास टोटल 100 एम्प्लॉइज है और कंपनी की पॉलिसी क्या है कि 30 कैजुअल लीव वो आपको देगा, लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड पूरा 30 नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई बंदा 15 डेज की छुट्टी अवेल नहीं करता है, वो है ना, यानी वो 30 डेज की छुट्टी लगाता ही नहीं, टोटल 15 की लगाता है, 15 अवेल नहीं करता है, तो क्या वो 15 कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, वो डिपेंड करेगा कंपनी की पॉलिसी में। और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि 10 कैजुअल लीव ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। चलिए, तो ये मैक्सिमम 10 कैजुअल लीव कैरी फॉरवर्ड होगा और टोटल 10 सिक लीव भी अलाउ किया जाएगा, जिसमें आप सिर्फ 2 सिक लीव ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर पे। ये हमने समझा। आगे देखते हैं। एट 31 मार्च 2001 एवरेज अनयूज एंटाइटलमेंट इज 5 डेज पर एम्प्लॉय फॉर कैजुअल लीव, यानी जो आपके कैजुअल लीव के केस में आपका 5 डेज अनयूज्ड है और वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। 5 डेज अनयूज्ड है जो कि नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मैक्सिमम 10 तक तो कर ही सकते हैं, तो 5 डेज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर आगे एंड 1 डे पर एम्प्लॉय फॉर सिक लीव, और यहां पर इनका अनयूज्ड एवरेज, आप एवरेज यानी ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय का 1 डे आपका अनयूज्ड है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑन एन एवरेज इट इज फाउंड दैट द नंबर ऑफ सच एम्प्लॉयज हु वुड बी क्लेमिंग कैजुअल लीव वुड बी 30 एंड 10 एम्प्लॉयज हु वुड क्लेम सिक लीव। यानी मैंने कहा था ना सारा एस्टिमेशन का खेल है। तो यहाँ पर जबकि 100 एम्प्लॉयज का 5 डेज अनयूज है एवरेज में, लेकिन एंटिटी का एस्टिमेशन है, पास्ट एक्सपीरियंस है कि सारे 100 एम्प्लॉयज ऐसा करेंगे नहीं, वो उस साल की छुट्टी को ही खत्म नहीं करेंगे, नहीं पुरानी छुट्टी को तो अवेल करना दूर की बात है। तो उन्हें क्या लग रहा है 30 एम्प्लॉयज ही जो है ना, 30 एम्प्लॉयज ही जो फ्यूचर में ये 5 डेज का जो लीव है वो अवेल करेंगे। कितने 30 एम्प्लॉयज, तो 30 इंटू 5 हम कहेंगे, कितना आ गया यहाँ पर 150 आ गया, 150 डेज हो गया ना। 30 एम्प्लॉयज 5 डेज यानी टोटल कितने डेज, 150 डेज हो गया यहाँ पर। और अगर मैं सिक लीव की बात करूं तो 10 एम्प्लॉयज ही सिर्फ क्या करेंगे, इस जो अनयूज्ड लीव है उसे अवेल करेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो मतलब 10 एम्प्लॉय इंटू 1 यानी कितना आ गया, 10 आ गया, 10 डेज, यानी दोनों का मिला के कितना हो रहा है, 160 डेज हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। देखिए लीव एंटाइटलमेंट है 30 डेज और 10 डेज, लेकिन लीव परमिसिबल कितना है, आप 10 डेज से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, और यहाँ पर 2 डेज से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब इन्होंने बताया ऑन एन एवरेज 5 डेज और 1 डेज आपका ये अनयूज लीव पड़ा हुआ है, लेकिन सारे एम्प्लॉइज इसको अवेल करेंगे नहीं, सारे यूटिलाइज करेंगे नहीं, कुछ कुछ जिद्दी है जो ऑफिस में पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर 30 एम्प्लॉइज ही जो है जो 5 डेज का लीव को यूटिलाइज करेंगे और 10 एम्प्लॉइज ही 1 डे का लीव को यूटिलाइज करेंगे। तो अल्टीमेटली 150 डेज और 10 डेज आ गया आपका, और ओवरऑल आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सिंपल था। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 भी काफी सिंपल है। देखिए एंटिटी के पास 100 एम्प्लॉइज है एंड सबको 10 वर्किंग डेज ऑफ पेड सिक लीव अलाउ किया जाएगा, इन्हें 10 डेज वो सिक लीव के नाम पे छुट्टी लगा सकते हैं। अनयूज्ड सिक लीव जो है वो कैरी फॉरवर्ड अब मैक्सिमम 1 साल तक के लिए कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड यानी छुट्टी के बदले छुट्टी ले लीजिएगा 1 साल के अंदर। सिक लीव इज फर्स्ट टेकन आउट ऑफ द करंट ईयर्स एंटाइटलमेंट एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है, जब सेकंड ईयर की जो अलाउ किया जाएगा आपको सिक लीव, पहले उसे खत्म कीजिए, उसके बाद पुरानी वाली को खत्म करोगे तो करोगे, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगी आपकी पॉलिसी। अच्छा लगा है, नहीं लीफो बेसिस। एट 31 मार्च द एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 डेज पर एम्प्लॉय, यानी अनयूज्ड लीव कितना है ईयर एंड में, 2 डेज पर एम्प्लॉय। बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20% एम्प्लॉय यूज करेगा, यानी अवेल करेगा, यूटिलाइज करेगा अनयूज लीव को, और वो भी 1 डे ही यूज करेगा, यानी 2 डेज भी नहीं करेगा। हालांकि 2 डेज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है,
लेकिन वो करेंगे नहीं, ऑन एन एवरेज 1 डे ही वो अवेल करेंगे लीव को, है ना। सैलरी पर डे दे दिया 25 मिनट, तो हमें क्या पता चला 100 एम्प्लॉय के 20% ही लीव को यूटिलाइज करेंगे फ्यूचर में, हमारा एस्टिमेशन है, यानी 20 एम्प्लॉय अवेल करेंगे लीव को, और वो भी कितना, एक दिन की छुट्टी लगाएंगे, जिसको एक दिन की छुट्टी को ही यूटिलाइज करेंगे, हालांकि उनके पास 2 दिन है पर वो एक दिन की छुट्टी यूटिलाइज करेंगे, और इसका सैलरी जो फ्यूचर में होगा, जो सैलरी पर डे बता दिया 25 मिनट, ये मानेंगे फ्यूचर का, अकॉर्डिंगली हम खर्चा दिखा देंगे। तो ये अनवेस्टेड वाले की बात कर रहा हूँ, जहां पर कैश नहीं दिया जाएगा, जहां पर आप छुट्टी के बदले छुट्टी लगा सकते हो। 20 एम्प्लॉय इंटू 1 इंटू 25 मिनट कितना आएगा, 50,000 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया, कंप्यूट द एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस इफ दे आर एज्यूम टू बी वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस एंड नॉन वेस्टेड। अच्छा, दो चीज पूछ लिया, वेस्टेड और नॉन वेस्टेड। तो देखिए नॉन वेस्टेड तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया 50,000 रुपीज, ये ऊपर वाला हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब वेस्टेड में क्या होगा, वेस्टेड में मतलब साथों साथ पैसे दे देंगे, अब पैसा थोड़ी ना कोई छोड़ेगा, है ना, सबके सब पैसे लेंगे और उसी टाइम में देना है। तो जितने 100 एम्प्लॉय है, ये 100 एम्प्लॉय सारे के सारे पैसे लेंगे, वो क्यों छोड़ेंगे, उसी टाइम में मिल जाएगा। छुट्टी थोड़े ऐसा थोड़े कि काम करना है, सीधा पैसे ले जाओ। तो यहाँ पर 2 डेज का एंटाइटलमेंट, 2 डेज अनयूज्ड है इनका, तो 100 एम्प्लॉय सारे के सारे को पैसे मिल जाएंगे 2 डेज का। यहाँ पर अब ये प्रोविजन वगैरह का काम नहीं, इसी साल 2 डेज अनयूज्ड है, तो 2 डेज का 100 एम्प्लॉयज को 25 मिनट करके पैसा मिल जाएगा। तो कितना आएगा आपका 25 मिनट यानी 5,000 यानी 5,005 लाख रुपीस हो जाएगा यहाँ पर, या क्या। तो आप देख सकते हैं वेस्टेड वाले में 5 लाख आएगा, नॉन वेस्टेड वाले में 50,000 आएगा, जो कि दोनों हमने निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है एंड ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। एसर लिमिटेड का 350 एम्प्लॉइज है। एवरेज स्टाफ एट्रिशन रेट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग पास्ट 10 years रिप्रेजेंट 6% पर एनम, यानी स्टाफ एट्रिशन का मतलब क्या हो गया, 6% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे और नए आएंगे, बस इतनी सी बात है। तो आप देखिए यहाँ पर 350 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, पहले साल के जो 350 एम्प्लॉइज है, इसमें से 6% छोड़ के जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 350 का 6% हो जाएगा 35 का, यहाँ पर करके 21, यानी 329 एम्प्लॉइज आपके एग्जिस्टिंग रहेंगे, है ना। और मतलब 6% एट्रिशन का मतलब पुराने जाएंगे तो नए आ जाएंगे, तो यानी और कितने नए आ जाएंगे, यानी 21 एम्प्लॉइज नए आ जाएंगे, तो वापस से 350 हो जाएगा। आगे देखते हैं। एसर लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। पेड वैकेशन है 10 डेज पर ईयर, 10 डेज पर ईयर रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ हायरिंग, मैटर नहीं करता है, आप छुट्टी लगाइए आपको 10 डेज का वैकेशन पेड मिलेगा, पेड लीव है आपका 10 डेज का। कंपेंसेशन फॉर पेड वैकेशन इज 100% ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी एंड अनयूज्ड वैकेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 year, यानी यहाँ पर वेस्टेड नहीं है, नॉन वेस्टेड है, मतलब आपको लीव के बदले लीव मिलेगा, 1 year तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एज ऑफ 31 मार्च 2001, यानी 31 मार्च 2001 की बात कर रही है। 31 मार्च 2001 में क्या हुआ, अनयूज्ड वैकेशन कैरी फॉरवर्ड हुआ है 3 डेज पर एम्प्लॉय। एवरेज सैलरी है 15,000 पर डे, और एक्रूड एक्सपेंसेस फॉर अनयूज्ड वैकेशन दे दिया 65,000। ये एक्रूड एक्सपेंसेस कुछ नहीं, प्रोविजन है, ये आपका प्रोविजन बना हुआ है। यानी कहने का मतलब, एक बार डेटा आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। मेरा कहना ये कि 2001 का डेटा इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे लिखा है क्या, मैंने नहीं लिखा, चलो मैं यहाँ पर आपको ये डेटा देना चाहता हूँ कि आपका 2001 तक कैरी फॉरवर्ड लीव है 3 डेज का, है ना, और प्रोविजन बना हुआ है कितने का, 65 लाख का प्रोविजन बना हुआ और सैलरी 15,000 है, और प्रोविजन ऑलरेडी हमने 65 लाख का प्रोविजन बना रखा हमने। चलिए ये हमने देखा। अब आगे देखिए आगे क्या हुआ। ड्यूरिंग 2001-2002, यानी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, ड्यूरिंग 2001-2002 एम्प्लॉय ने 9 डेज का वेकेशन छुट्टी लगाया, इन एवरेज एम्प्लॉय ने 9 डेज का छुट्टी लगाया। सैलरी इंक्रीज हुआ 10% से, तो अगले साल सैलरी कितना हो जाएगा, 15,000 में 10% इंक्रीज हो जाएगा तो 16,500 हो जाएगा सैलरी, है ना। आगे, हाउ वुड एसर लिमिटेड रिकॉग्नाइज लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस फॉर दोज बेनिफिट्स एज ऑफ 31 मार्च 2002, यानी 2002 की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2002 की बात करिए, 31 मार्च 2001 था। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय था, एक एम्प्लॉय यहाँ पर क्या कर सकता है, उसे 10 डेज की छुट्टी वो लगा सकता है, अगर वो नहीं लगाएगा वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर बता दिया इन्होंने, एग्जिस्टिंग वाले केस में बता दिया, ऑलरेडी 31 मार्च 2001 वाले जो थे उन्होंने 3 डेज का अनयूज उनका लीव है जो कि वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे,
जो कि वो कैरी फॉरवर्ड करे। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर इन्होंने कितना छुट्टी लगा इन्होंने बता दिया हमें, नेक्स्ट ईयर इन्होंने कितना छुट्टी लगा, 9 डेज का छुट्टी लगा। अब मेरी बात सोचिए, पुराने साल में मेरे पास 3 डेज का लीव अलाउड था, कैरी फॉरवर्ड हुआ था, क्योंकि पिछले साल मैंने 3 दिन ज्यादा काम किया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। इस साल का मुझे कितना मिलेगा, 10 डेज मिल जाएगा मुझे इस साल का पूरे साल भर का मुझे 10 डेज मिल जाएगा। यानी पहले साल का 3 दिन और इस साल का 10 डेज, कितना हुआ 13 डेज हुआ, जिसमें से मैंने 9 डेज ही लीव अवेल किया है, यानी 4 डेज मेरा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 1 ईयर का कैरी फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर थोड़ी ना बोला लीफो बेसिस फिफो बेसिस, ये तो नहीं बोला, तो मानेंगे पहले पुरानी वाली खत्म होगी फिर नई वाली चालू होगी। तो यहाँ पर अब देखिए पिछले साल की 3 दिन की छुट्टी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब इस साल मैं क्या करूंगा, इस साल पहले पुरानी 3 दिन वाली छुट्टी खत्म हो जाएगी, है ना, पुरानी कैरी फॉरवर्ड वाली मैंने पुरानी 3 दिन अवेल कर ली, टोटल मैंने 9 डेज अवेल किए, तो पुराना 3 दिन मैंने अवेल किया और इस करंट ईयर में से 10 डेज में से मैंने 6 डेज अवेल किया, तो हो गया ना, आपका बचा कितना, 4 डेज बचा। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है वो सबसे पहले 315, ये ध्यान रखिएगा, उसमें से तो 6% छोड़ के चले जाएंगे, 329 एम्प्लॉय ही पुराने हैं। अब इनका अनयूज्ड वैकेशन कितना है, 3 डेज पुराना वाला था, 10 डेज करंट ईयर का मिला, इन्होंने 9 डेज का छुट्टी लगाया, तो ये 3 डेज छुट्टी लगा ली इसमें से और इसमें से 6 डेज का छुट्टी लगा लिया, तो 4 डेज इनका अनयूज्ड लीव पड़ा हुआ है, ये हमने समझा, 4 डेज इनका अनयूज्ड लीव पड़ा हुआ है। अब आगे जाके सैलरी क्या होगा, 16,500, इन्होंने कहा कि सैलरी 10% से बढ़ता है, तो हम प्रोविजन कितने का बनाएंगे, हम तो फ्यूचर को फोरकास्ट करके प्रोविजन बनाते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि फ्यूचर में, अच्छा फ्यूचर में 4 डेज आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, फ्यूचर में 4 डेज आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और 329 एम्प्लॉयज का 329 एम्प्लॉयज का 4 डेज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और एक दिन का सैलरी बनता है फ्यूचर का 16,500 आफ्टर 10% इंक्रीमेंट, तो यानी इतने का हमें प्रोविजन बनाना चाहिए, ये हमने समझा। अब बच्चे कौन, अब बच्चा बाकी नया 21 एम्प्लॉयज, तो नया 21 एम्प्लॉयज का तो पुराना कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं, उन्हें 10 डेज की छुट्टी मिल रही है और उन्होंने 9 डेज का छुट्टी लगाया, क्योंकि सबके लिए तो 9 डेज बोला। तो यहां पर पुराने नए एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं तो नए एम्प्लॉय 21 एम्प्लॉयज है, 21 एम्प्लॉयज का पुराना कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि नए हैं, इनको 10 डेज की मिल रही है छुट्टी और ये 9 डेज की छुट्टी इन्होंने लगाई है, तो इनके पास 1 डे का कैरी फॉरवर्ड है, तो 21 एम्प्लॉय 1 डे पे 16,500 करके इनका इतना प्रोविजन बनेगा, इनका इतना प्रोविजन बनेगा, तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया, दोनों का मिला के या कि टोटल प्रोविजन, बस बात खत्म। यानी फिर से मैं रिपीट करते रहा हूं, क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल 350 एम्प्लॉयज थे, 6% का एट्रीशन है, तो हम कहेंगे 329 एम्प्लॉयज पुराने और 21 एम्प्लॉयज नए। तो जो पुराने एम्प्लॉयज थे उनका पहले का 3 डेज का लीव कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था, इस साल का 10 डेज इनको और मिलेगा, तो कुल मिला के 13 डेज हो गया। इन्होंने 9 डेज छुट्टी लगाई, मतलब पुराना 3 खत्म किया और इस साल में से 6 खत्म किया, 9 डेज छुट्टी लगाया, मतलब यानी 4 डेज इनका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, 4 डेज इनका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। तो 329 एम्प्लॉयज का 4 डेज कैरी फॉरवर्ड होगा, फ्यूचर सैलरी है 15,000 प्लस 10%, यानी 16,500 करके हम खर्चा बुक कर देंगे। 329 एम्प्लॉयज 4 डेज का 16,500 करके खर्चा बुक कर देंगे, इतना खर्चा बुक किया हमने। अब बचा 21 एम्प्लॉयज नया वाला, तो नए वाले का कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं, इनको 10 डेज का छुट्टी मिल रहा है, पर इन्होंने 9 डेज लगाए, तो इनका 1 डे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 21 एम्प्लॉयज का 1 डे कैरी फॉरवर्ड होगा 16,500 करके, यानी 346,500 आ गया। और ये दोनों प्रोविजन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल प्रोविजन आ जाएगा। और ये टोटल प्रोविजन हम कैसे बनाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन बना देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर आप देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट लिख सकते हो 22060500, ये वाला आ गया 22060500। अब यहाँ पर इन्होंने एक और एंट्री पास किया, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, वो तो पुराने में एडजस्ट हो जाता, पर चलिए मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या एंट्री पास किया। ये जो 65,000 है ये पहले का प्रोविजन है, इस साल तो ये सेटल हो जाएगा, जिसे मैंने आपको पहले भी एंट्री बताया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको एंट्री क्या बताया था कि आपका एंट्री जो ये रहा, देखिए आपका एंट्री जो आप प्रोविजन क्रिएट जो करोगे इस साल, वो नेक्स्ट ईयर के लिए तो प्रोविजन क्रिएट करो, तो नेक्स्ट ईयर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कम होगा, बाकी प्रोविजन से एडजस्ट करोगे, तो वही बाकी प्रोविजन से एडजस्ट करके पेमेंट कर दोगे। तो इन्होंने भी क्या किया पता है, इन्होंने पुराना प्रोविजन का रिवर्सल कर दिया, कह दिया कि इस साल का पेमेंट से वो एडजस्ट हो गया, तो जो पुराना 65 लाख रुपीज था ना प्रोविजन पिछले साल का क्रिएट किया हुआ था, इस साल हमने डेबिट करके बैंक से पेमेंट दिखा दिया। तो ये वाला एंट्री हालांकि इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं था, मेन यही इंपॉर्टेंट था, ये हमने पूरा निकाला। और बस अब ये वाला भी दिखा दीजिएगा, प्रोविजन का रिवर्सल और टू बैंक करके आप दिखा दीजिए, सिंपल सी बात है। हालांकि ये अधूरा एंट्री, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का खर्चा वगैरह कुछ था नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी, तो खैर आईसीए ने पास किया, तो आप भी इसे पास कर दीजिएगा,
बेटर रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपने पूरा समझ लिया। तो यहाँ पर इन्होंने ये वर्किंग किया, वर्किंग इनका देख सकते हो, पर हमारा वर्किंग हमने ज्यादा इजी रखा है। इजी वे में वर्किंग होगा, इजी वे में जनरल पास हो जाएगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टफ था, पर मुझे उम्मीद है आपको इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तो कुछ दम ही नहीं है। इन्होंने क्या कहा पता है कि ये एंटिटी जो है ये अपने टोटल प्रॉफिट का 5% बोनस देगी, एम्प्लॉय को बोनस देगी। किसको? एम्प्लॉय को 5% बोनस देगी अपने प्रॉफिट का। लेकिन इनको पता है एम्प्लॉय टर्नओवर है, एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो जो एम्प्लॉय रहेंगे बाद में उनको तो बोनस मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि एम्प्लॉय जबकि स्टाफ टर्नओवर है, मतलब एम्प्लॉय को छोड़ के भी जाएंगे, और इनका एस्टिमेशन पे आउट कितने का है? 4.5%। इनको लग रहा है इनका 4.5% ही खर्चा होगा। तो सारा खेल प्रोविजन में यहाँ पर एस्टिमेशन का होता है। तो जबकि इनका कहना है कि 4.5% इनका खर्चा होगा, तो हम इतना ही प्रोविजन बनाएंगे। तो प्रोविजन फॉर बोनस कितने का होगा? 200 CR का 4.5%, यानी कितना आ जाएगा? वो 9 होता है ना, 90 होगा कि 9 होगा? 29 ही तो होगा, 9 ही होगा, हाँ। तो 9 आपका आ जाएगा। तो देखिए 9 करोड़ का आपका प्रोविजन बन जाएगा, लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा, और एक्सपेंस यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू प्रोविजन, है ना। तो ये एंट्री आप पास कर दोगे 9 करोड़ का, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन एकदम दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एयरसेल लिमिटेड हैज 350 एम्प्लॉइज। द एवरेज स्टाफ एट्रिशन रेट एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग पास्ट 10 years represent 6% per annum। यानी हर साल 6% एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, नए आते हैं। ऐसे प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। एनुअल बोनस है ड्यूरिंग पास्ट 10 years। एजर पेड बोनस टू ऑल एम्प्लॉइज हु वर इन सर्विस ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। यानी जो एंटायर फाइनेंशियल ईयर में रहेगा सिर्फ उसी को बोनस दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। बोनस वॉज पेड इन जून फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर एंड। यानी मान लीजिए 2021-22 का जो पूरे साल भर रहेगा उसे 2022 के जून में दिया जाएगा। यानी फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जून के महीने में दिया जाएगा। यानी अप्रैल से मार्च तक काम करो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका जून में दे दिया जाएगा। बोनस वॉज पेड इन जून। चलिए अमाउंट ऑफ बोनस फॉर 2001 पेड इन जून 2002 represented 1,25,000 रुपीज पर एम्प्लॉय। यानी 2001 का बोनस है जून 2002 में दिया गया इतना पर एम्प्लॉय को। एसर लिमिटेड यूज टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ बोनस बेस्ड ऑन ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट विच इज 8.5%। यानी यूज टू इंक्रीज, ये जनरली 8.5% इंक्रीज के साथ बोनस देता है। ऑल्दो देयर वाज नो लीगल ऑब्लिगेशन। यानी आप बोलोगे सर यहाँ पर तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन है नहीं, तो इंडिया 37 के हिसाब से हमें 8.5% को कंसिडर नहीं करना चाहिए। पर सुनिए मेरी बात, यूज टू इंक्रीज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। एग्री करता हूँ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, पर आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, और ये आएगा हमारा। हाउ डेजर्ट लिमिटेड रिकॉग्नाइज लाइबिलिटी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए यहाँ पर। सबसे पहले देखिए 350 एम्प्लॉइज हमारे रहते हैं, इसमें से 6% का स्टाफ एप्रिशिएशन रहता है। तो मान के चलेंगे सालाना 6% लोग छोड़ के जाते हैं और वो पूरा साल भर काम नहीं करते, क्योंकि टर्नओवर चलते रहता है। तो 6% एम्प्लॉय आपका साल भर काम करेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली 329 एम्प्लॉइज ये मानेंगे साल भर काम कर रहे हैं। और आप ज़्यादा क्लियर यहाँ पर इन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया, तो हम ये समझेंगे कि पूरा साल भर वो काम नहीं करे, तभी तो 6% का एट्रिशन रेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो 329 एम्प्लॉइज हम मानेंगे कि वही एलिजिबल है फॉर द बोनस, है ना। तो 329 एम्प्लॉइज एलिजिबल है फॉर द बोनस, और हर एम्प्लॉय को कितना दिया जाएगा? पिछले साल, यानी पिछले साल 2001-2 का जो एम्प्लॉइज थे उन्हें इतना पैसा दिया गया था। अभी हमें 2003 का निकालना है। यानी 2001-2 के एम्प्लॉइज को जो थे उस टाइम में उन्हें 1,25,000 दिया गया। अब हर साल 8.5% से बढ़ रहा है, तो आपका इस बार क्या होगा बोनस अमाउंट? इस बार होगा 1,25,000 प्लस 8.5% होगा। 25,000 इंटू 1.085 कर देते हैं, प्लस 8.5%, 135,625। यानी 135,625 आपका बोनस दिया जाएगा। हम ये पता चला कितने एम्प्लॉइज को दिया जाएगा? 329 एम्प्लॉइज को दिया जाएगा, है ना। इंटू हम कर देंगे 329, कितना गया? 446,20,625। ये देखिए 446,20,625, और अल्टीमेटली एंट्री क्या होगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पीएल में चार्ज हो जाएगा ये। टू प्रोविजन फॉर बोनस, हमने प्रोविजन इतने का बना दिया, क्योंकि हम तो 31 मार्च 2003 को ये प्रोविजन बना रहे हैं, और पेमेंट कब होगा? जून 2003 को होगा। तो अभी हमने प्रोविजन इतना बना के रख दिया, क्योंकि इसी पीरियड का हम देंगे बाद में, तो हमारा प्रोविजन एक्रूवल बेसिस में प्रोविजन इसका बन जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए नोट में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इसके चलते हमने 8.5% को कंसिडर किया। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा डन होता है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11।
एसर लिमिटेड प्रोवाइड्स लम सम रेम्यूनरेशन अपॉन रिटायरमेंट टू इट्स एम्प्लॉय, यानी रिटायरमेंट के बाद उसे लम सम रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन इज पेड आउट ऑफ द फंड टू विच एसर लिमिटेड कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ एनुअल ग्रॉस सैलरीज, यानी 12% ये कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूशन कब को होगा? 2 बार होगा, ट्वाइस ए ईयर कंट्रीब्यूशन होगा, डेट इज नवंबर में एक बार होगा और जून में एक बार होगा। टोटल एनुअल ग्रॉस सैलरीज कितना है? 50 करोड़ रुपीज का है। और इसने क्या कहा है कि ये 12% ग्रॉस सैलरीज का कंट्रीब्यूट करेगा, यानी 50 करोड़ का 12% कितना होगा? 6 करोड़ रुपीज ये कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसर लिमिटेड इन नवंबर 2000 was रुपीज 2.8 करोड़। Remuneration depends on the number of employee service and the amount of cash in the fund at retirement date. Acer Limited has no further obligation except for contribution। तो देखिए डिफाइन कंट्रीब्यूशन प्लान है, यहाँ पर बोल दिया कि कंट्रीब्यूशन के अलावा इसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं, मतलब ये कुछ डिफाइंड बेनिफिट प्लान का केस नहीं, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का केस है। तो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही इसकी जिम्मेदारी, बाकी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इसने क्या कहा? ये 12% कंट्रीब्यूट करेगा, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ 12% ही इसकी जिम्मेदारी है। तो मतलब 50 करोड़ रुपीस की एनुअल ग्रॉस सैलरी और इसका 12% यानी 6 करोड़ इसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और यही इसका ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। तो यहाँ पर 6 करोड़ का इसको खर्चा बुक करना चाहिए, पर इसने अभी तक नवंबर में 2.8 करोड़ खर्चा बुक कर दिया, बाकी जून में खर्चा बुक करेगा। तो देखिए हम तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, और यह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के हिसाब से इसका 6 करोड़ का ऑब्लिगेशन बनता है, तो 6 करोड़ का खर्चा दिखाना चाहिए। हालांकि 2.8 करोड़ ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो ऑलरेडी बैंक से पैसा चला गया, बाकी पेएबल है। तो इसका सिंपल सा एंट्री क्या बनेगा? सिंपल सा एंट्री इसका बनेगा, देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट 6 करोड़ दिखाएंगे टू बैंक, हमने ऑलरेडी 2.8 CR कंट्रीब्यूट कर दिया है, और बाकी 2 पेएबल हो जाएगा। कितना? 3.2 CR ऑलरेडी पेएबल हो जाएगा। बस सिंपल से ये एंट्री होने वाला। तो देखिए आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 6 करोड़ टू बैंक 2.8 करोड़ टू कंट्रीब्यूशन पेएबल 3.2 करोड़। तो आप इसे डिफाइंड बेनिफिट प्लान समझने की भूल मत कीजिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको थोड़ा सा ये सब डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड कंट्रीब्यूशन प्लान का नॉलेज है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में हम क्या हम एस्टिमेशन वगैरह सारी चीजें करते हैं, एंड उसके हिसाब से वो एस्टिमेशन बदलते रहता है हमारा। पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जैसे हम कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, सुपर एन्युएशन फंड, प्रोविडेंट फंड में हमने बस कंट्रीब्यूशन कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रीब्यूशन कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो यहाँ पर 12% हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म, यानी इसकी एंटिटी की ऑब्लिगेशन है 6 करोड़ रुपीज की। पेमेंट इसने कंट्रीब्यूट करके पेमेंट कर दिया 2.8, यानी बाकी 3.8 इसे पेमेंट करना है, जो कि इसका ऑब्लिगेशन रहेगा, पेबल दिखा दिया जाएगा। चलिए बात खत्म। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एजे लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स हैविंग ए नेट वर्थ रुपीज 150 करोड़। बाकी यहाँ पर बकवास लिखा हुआ, कोई काम का जरूरत नहीं, अभी फिलहाल में नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर भी बकवास लिखा हुआ, कोई काम का चीज नहीं है, एग्जाम के लिए भी कोई काम नहीं। आगे बढ़ते हैं। One of the employee benefits involves a lump sum payment to employee on termination of service that is equal to 1% of the final salary for each year of service। यानी एक एम्प्लॉय बेनिफिट दिया जाएगा, उसमें एम्प्लॉय को लम सम क्या दिया जाएगा? लम सम दिया जाएगा टर्मिनेशन में, जब वो काम छोड़ेगा उसके बाद लम सम उसे क्या दिया जाएगा? 1% ऑफ फाइनल सैलरी दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 5 साल काम करेगा, तो फाइनल सैलरी का 1% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। समझ में आया? फाइनल सैलरी का 1% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। तो फाइनल सैलरी मतलब आज का सैलरी नहीं, जो फाइनली विड्रॉ करेगा वो वाला सैलरी। कंसीडर द सैलरी इन ईयर 1 इज रुपीज 10,000 एंड इज एज्यूम टू इंक्रीज एट 7% ईच ईयर। टेक ए डिस्काउंट रेट ऑफ 10% पर ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेड ईयर ऑन ईयर। ऑब्लिगेशन आपको बताना है फॉर एन एम्प्लॉय हु इज एक्सपेक्टेड टू लीव एट द एंड ऑफ ईयर 5। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा एम्प्लॉय जो कि 5 साल के एंड में छोड़ देगा, 5 साल के एंड में छोड़ देगा ये। तो आप हमें सबसे पहले ये एस्टिमेट करना होगा कि ये फाइनल सैलरी कितना लेके जाएगा। तो देखिए ईयर 1 में इसका सैलरी है 10,000 रुपीज, तो ईयर 5 में कितना होगा? देखिए ईयर 1 की सैलरी है 10,000, तो ईयर 2 में इसकी सैलरी 7% से बढ़ जाएगी, ईयर 3 में फिर 7% से बढ़ेगी, ईयर 4 में फिर 7% से बढ़ेगी, फिर ईयर 5 में 7% से बढ़ जाएगी, और ईयर 5 में तो हम एक्सपेक्ट करें छोड़ के चला ही जाएगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली इसका लास्ट सैलरी जो होगा ईयर 5 का वो कितना होगा? 13,107। ये फाइनल सैलरी होगा इसका। अब मेरी बात वापस से देखिए, अब मैं वापस से वो लाइन पढ़ता हूँ, क्या लिखा हुआ है? 1% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। इसे मुझे कहीं लिखना पड़ेगा ताकि मैं आपको क्लियर करा सकूं। 1% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया 1% ऑफ फाइनल सैलरी हमने निकाला था 13,107, इसका फाइनल सैलरी होगा, है ना, फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। यानी 1% ऑफ 13,007 कितना होगा? 131.07 होगा।
यानी 131 ही पकड़ लीजिए, यानी फाइनल सैलरी का 1% होता है 131, और ये 131 एक बार नहीं ईच ईयर ऑफ सर्विस का मिलेगा, और ये सर्विस कितना दे रहा है 5 साल, यानी 131 इंटू 5 इतना मिलेगा लास्ट में, कितना 655 मिलेगा, देखा जाए तो 655 रुपीज मिलेगा ना। तो इससे लास्ट में एस्टिमेशन हमारा कि आज नहीं 5th ईयर के एंड में इसे 655 रुपीज मिलने वाला है, ये हमने क्लियर किया। चलो अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब ये जो 655 रुपीज है ये हम एक ही बार में खर्चा दिखाएंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स दिखाएंगे, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स दिखाएंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करते रहो, 131 इसे फॉर ईच कंप्लीटेड सर्विस के लिए मिलेगा, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 5 साल काम करेगा तो 131 इंटू 5 655 इसे टोटल दिया जाएगा। अब ये जो 655 है इसे हम 5 सालों में खर्चा दिखाएंगे, 131 करके 5 सालों में खर्चा दिखाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में 131 खर्चा दिखाऊंगा, मैं सेकंड ईयर में 131 खर्चा दिखाऊंगा, मैं थर्ड ईयर में 131 खर्चा दिखाऊंगा, मैं फोर्थ ईयर में 131 खर्चा दिखाऊंगा, मैं फिफ्थ ईयर में 131 खर्चा दिखाऊंगा। ये हमने समझा। पर मेरी बात सुनिए, हमें ये पैसे फर्स्ट ईयर में तो देने ही नहीं, हमें ये पैसा तो कहाँ देना है, 5th ईयर में देना है। ये पैसा भी हमें 5th ईयर में देना है, ये पैसा भी हमें 5th ईयर में देना है, और ये पैसा भी हमें 5th ईयर में देना है। तो देखा जाए तो ये पैसा यहाँ पर देना ही नहीं, ये पैसा देना है 5th ईयर में, क्योंकि लास्ट में जब वो छोड़ के जाएगा तब पैसे देंगे। ये 131 भी यहाँ देना है, ये 131 भी यहाँ देना है, और ये 131, ये सारे 131 कहाँ देने, यहाँ पर देने, यानी सारे के सारे पैसे यहाँ देने हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पूरा पैसा क्यों दिखाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू दिखाएंगे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूँ, लास्ट एक बार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। 131 131 131 131 मैं 5th ईयर के एंड में पैसे देने वाला हूँ, तो ये पैसा मैं यहाँ दूंगा ही नहीं, ये पैसा मैं यहाँ दूंगा, ये पैसा मैं यहाँ दूंगा ही नहीं, मैं यहाँ पर दूंगा, और ये पैसा भी मैं यहाँ नहीं दूंगा, यहाँ पर दूंगा, ये पैसा भी मैं यहाँ नहीं यहाँ पर देने वाला हूँ। ये मुझे समझ में आया। पर खर्चा तो मुझे ऑब्वियस सी बात है यहाँ दिखाना बोलोगे, तो खर्चा हम पूरा 131 नहीं दिखाएंगे, हम इतना खर्चा यहाँ पर दिखाएंगे कि वो इंटरेस्ट चढ़ने के बाद 5th ईयर में आपका 131 हो जाए, यानी प्रेजेंट वैल्यू 131 हम दिखाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू 131 दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो होगा। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू में दिखाए, क्योंकि आपका ऑब्लिगेशन 5th ईयर में होने वाला है। आप फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट वैल्यू में दिखाइए। तो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं पैसा कौन सा, ये 131 जो है मैं 5th ईयर में दूंगा, खर्चा मुझे यहाँ बुक करना है, तो मैं इसे प्रेजेंट वैल्यू में दिखाऊंगा ना। तो 5th ईयर से फर्स्ट ईयर कितना साल होता है, 4 साल होता है। 5th ईयर से फर्स्ट ईयर 4 साल होता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर 131 डिवाइडेड बाय 1.10 टू द पावर 4, डिस्काउंट रेट हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ 10% का, तो मैं 4 साल बैक प्रेजेंट वैल्यू में पुल करूंगा, कितना आएगा 131 डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 4 बार 89.4 आ रहा है, मैंने 89 ले लिया क्योंकि ऐसे भी राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये 131 देखिए, वो ये 131 मैंने कितना दिखाया, 89 दिखाया। अब इस 89 पे हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा। अब आप देख लीजिए 89 पे जब आप इंटरेस्ट चढ़ाओगे ना 4 बार, इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 अब 4 बार चढ़ाओगे, लास्ट में ये 130.3 यानी 131 हो जाएगा। तो यही हम करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू में दिखाते हैं। तो वैसे यहां पर देखिए 5th ईयर से फर्स्ट ईयर में लेके जाना है, 4 साल का डिस्काउंट होगा। अब ये वाला जो है ये मुझे खर्चा कहां दिखाना है, सेकंड ईयर में दिखाना है। तो 5th ईयर से सेकंड ईयर कितना, 3 साल। तो ये सारा हम यहाँ पर दिखा देंगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं वापस आपको कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट। तो देखिए ये 131 जो है इसका प्रेजेंट वैल्यू 89 होता है, ये 131 यहाँ खर्चा दिखाना है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 98 होगा, ये इसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर दिखाना है तो इसका 2 साल बैक 108 होगा, और ये वाला यहाँ पर यानी इसका प्रेजेंट वैल्यू 119 होगा। तो हम खर्चा इतना दिखाएंगे, इतना खर्चा हम दिखाएंगे, ये वाला समझ में, ये सारा हम खर्चा हर साल दिखाएंगे। मैं 89 प्रेजेंट वैल्यू में दिखा रहा हूँ, इस पर हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो 5th ईयर के एंड में ये 131 हो जाएगा। इस पे भी अब 3 इयर्स का इंटरेस्ट जोड़ोगे 131 हो जाएगा, इसमें अब 2 इयर्स का इंटरेस्ट जोड़ोगे 131 हो जाएगा, इस पे अब 1 ईयर का इंटरेस्ट जोड़ोगे 131 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के एंड है, ये 5th ईयर के एंड में, तो आप 4 साल बैक पुल करो। और यही जो हमने निकाला प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू को पता है क्या कहा जाता है, करंट सर्विस कॉस्ट कहा जाता है। इसी प्रेजेंट वैल्यू को करंट सर्विस कॉस्ट कहा जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ पर 2 काम होता है, एक तो करंट सर्विस कॉस्ट निकालना और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आप इन सबको टोटल करोगे तो कभी भी आपका 655 नहीं आने वाला, क्योंकि टोटल तो हमारा कितना होना चाहिए, 655 होना चाहिए टोटल हमारा, तो ये कभी भी 655 नहीं होगा। मतलब ये जो 89 हमने प्रेजेंट वैल्यू में दिखाया, इस पे हमें हर साल इंटरेस्ट चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके 5th ईयर में 131 होगा। इस पे भी हमें हर साल इंटरेस्ट चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके 5th ईयर में 131 होगा। यानी अल्टीमेटली इंटरेस्ट कॉस्ट भी हमें चढ़ाना होता है। और इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे चढ़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट,
यानी फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू आपका लाइबिलिटी टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन भी आप कह सकते हो। तो ये करंट सर्विस कॉस्ट के नाम पे भी लाइबिलिटी चढ़ेगा, करंट सर्विस कॉस्ट भी आपका एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपका एक्सपेंडिचर है, दोनों पीएल में चार्ज होता है और इससे आपका लाइबिलिटी खड़ा होता है हमारा। तो हम इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे चढ़ाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसको सिखाने के लिए बेटर रहेगा मैं आपको बैलेंस शीट बना के मैंने रखा, इस बैलेंस शीट से मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा यहाँ पर। तो ये बैलेंस शीट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे पहली बात, जीरो ईयर में कोई हमारा ऑब्लिगेशन नहीं, जीरो ईयर में हमने कहा कोई खर्चा हमारा है, कोई ऑब्लिगेशन है, जी नहीं, जीरो ईयर में हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं। तो जीरो ईयर में अगर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं, जीरो ईयर में कोई लाइबिलिटी नहीं, तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कैसे चढ़ेगा? क्योंकि इंटरेस्ट जो चढ़ता है वो तो ओपनिंग वैल्यू पे चढ़ता है। तो जीरो ईयर में कोई लाइबिलिटी नहीं, तो फर्स्ट ईयर के एंड में कोई इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में करंट सर्विस कॉस्ट के नाम पर 89 हम बुक करेंगे, है ना। और ये करंट सर्विस कॉस्ट 89 पीएल में चार्ज होगा और लाइबिलिटी में आपका करंट सर्विस कॉस्ट नाम का 89 आ जाएगा। मतलब ये एक्सपेंडिचर में 89 जाएगा और पीवीडी भी आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपका 89 का खड़ा हो जाएगा। अब बताइए क्या फर्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट होगा? जी नहीं, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू में इंटरेस्ट चढ़ता है, तो फर्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट होगा नहीं आपका, यानी पीवीडी भी हो, लाइबिलिटी आपका फर्स्ट ईयर का कितना रहेगा? 89 ही रहेगा। अब सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर में हम दो काम करेंगे, एक तो ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे और दूसरा सेकेंड ईयर में कोई खर्चा बुक करेंगे तो वो भी आपका लाइबिलिटी खड़ा होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओपनिंग वैल्यू उस पर हम इंटरेस्ट चढ़ा देंगे। तो ओपनिंग वैल्यू हमारा कितना था? फर्स्ट ईयर का एंड का 89 ओपनिंग वैल्यू था, ये लाइबिलिटी था। इस पे डिस्काउंट चढ़ेगा यानी अनवाइंडिंग होगा, यानी इंटरेस्ट चढ़ेगा इस पे। तो 89 पे 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा और यही क्या होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट होगा। यानी आप देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट सेकंड ईयर पे 10% कम चढ़ाएंगे, 89 का 10% 8.9 होता है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 9 ले लिया मैंने यहाँ पर, ये ले लिया। अब सेकंड ईयर पे आपका खर्चा भी तो चढ़ाना में, सेकेंड ईयर का खर्चा कितना है? 98 रुपीज हमने निकाला हुआ है। तो सेकेंड ईयर का खर्चा कैसे चढ़ेगा? पीएल में चार्ज होगा करंट सर्विस कॉस्ट के नाम पे और लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर एक तो मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट चढ़ाया सेकेंड ईयर पे, दूसरा सेकेंड ईयर में करंट सर्विस कॉस्ट चढ़ा है 98। आप पहले इसे मत लिख दीजिएगा क्योंकि इस पे इंटरेस्ट इस साल नहीं मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट अगले साल मिलेगा, क्योंकि ये तो आज खर्चा बुक किया ना हमने, लाइबिलिटी ओपनिंग लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट चढ़ता है और इसलिए मैंने 89 पे पहले इंटरेस्ट निकाल लिया एंड उसके बाद करंट सर्विस कॉस्ट मैंने 98 लिखा, क्योंकि इस पे आगे से इंटरेस्ट मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो अब देखिए अब हमारा लाइबिलिटी जो है ना सेकंड ईयर का 196 हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का लाइबिलिटी 89 था, इस पे इंटरेस्ट चढ़ाया सेकंड ईयर के एंड में 89 पे, और सेकंड ईयर में हमने करंट सर्विस कॉस्ट के नाम का भी 98 हमने बुक कर दिया खर्चा नया वाला, 196 हमारा हो गया। अब क्या होगा थर्ड ईयर पे? थर्ड ईयर पे पहले इंटरेस्ट चढ़ा दो ओपनिंग वैल्यू पे, 196 का 10% 19.6 यानी 20 होगा राउंड ऑफ में, और करंट सर्विस कॉस्ट जो खर्चा थर्ड ईयर का 108 है प्रेजेंट वैल्यू में, ये हमने डाल दिया है ना, 108 हमने डाल दिया। तो ये डालने पर हमारा लाइबिलिटी आ जाएगा 324 थर्ड ईयर के एंड में। फिर फोर्थ ईयर में हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे इस पे 10% का, यानी 32 चढ़ाएंगे राउंड ऑफ में, और फोर्थ ईयर में जो करंट सर्विस कॉस्ट का खर्चा है 119 ही है ये ना, तो 119 हम यहाँ पर डाल देंगे, ये हमने डाल दिया। फिर क्या होगा, फोर्थ ईयर का एंड का हमारा लाइबिलिटी आ जाएगा। फिर फिफ्थ ईयर में हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे 10% 475 पे, है ना, राउंड ऑफ में 47 ले लिया मैंने, और करंट सर्विस कॉस्ट फिफ्थ ईयर का तो 131 ही है, क्योंकि फिफ्थ ईयर का तो आज ही दिन आ गया पेमेंट करने का, तो फिफ्थ ईयर का तो 131 का 131 ही रहेगा। और अल्टीमेटली आप देख सकते हो लास्ट में पीवीडीबीओ आपका आ गया कितना, 653 का आ गया हमारा, और ये 655 होना चाहिए, तो 2 रुपया का फर्क है, वो राउंड ऑफ करने की वजह से फर्क है ना। आप नहीं भी करो तो चलेगा, ऐसे ही नहीं किया इसलिए मैंने भी राउंड ऑफ यहाँ पर किया। तो यहाँ पर अब देखिए बैलेंस शीट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर अब इन्होंने हमसे पूछा कि दो चीज पूछा इन्होंने हमसे, इन्होंने पूछा कि आप बताइए बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेड ईयर ऑन ईयर हमें बताइए, और ऑब्लिगेशन बताइए इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस बेनिफिट। तो मैं पहले ऑब्लिगेशन की बात करूंगा। आपको पता है जो मैं ऑब्लिगेशन की बात करूंगा हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा पूरा। देखिए फर्स्ट ईयर में हमारा ओपनिंग ऑब्लिगेशन मैंने कहा 0 है, ओपनिंग ऑब्लिगेशन हमारा 0 है। इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर में कुछ होगा नहीं, क्योंकि ओपनिंग ऑब्लिगेशन में तो इंटरेस्ट चढ़ता है, कुछ होगा नहीं। करंट सर्विस कॉस्ट हमारा 89 का, तो 89 ही बैलेंस रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर पे ओपनिंग 89 पे इंटरेस्ट चढ़ाओगे 9, और आपका उस साल का करंट सर्विस कॉस्ट 98 हो जाएगा, तो 196 आ रहा है। अब देखिए 89 9 98, देखिए अब यहाँ पर 89 9 98 और 196 हो रहा है, ये तो फिगर है, देख लीजिए 89 9 98 और 196। फिर अब देखिए 196 20 108 और 324, 196 20 108 324, तो ये अपने आप ही बन रहा है। आप बस टेबुलर फॉर्म में बनाओगे, मैंने बैलेंस शीट में बनाया समझाने के लिए। फिर 324 32 119, देखिए 324 32 119, और लास्ट में हो जाएगा 475, है ना। फिर 475 में इन्होंने भी क्या किया, इंटरेस्ट चढ़ाया 47, करंट सर्विस कॉस्ट चढ़ाया 653 आया, 655 का 653 आ रहा है। तो जो इन्होंने किया टेबुलर में वही मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट में किया। तो आप भी कुछ नहीं करोगे, आप बस क्या करोगे पता है, इसको यहाँ पर सेकंड में रख दोगे,
इसको थर्ड कॉलम में रख दोगे, इसको फोर्थ कॉलम में रख दोगे, इससे क्या समझाने में आसानी होता है, है ना। तो मुझे उम्मीद है अब आप ये टेबल आराम से बना लोगे, बैलेंस शीट की तरह नहीं तो ये टेबल आप आराम से ऐसे बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा मैंने बनाया, बस ये थोड़ा सा तरीका अलग है और कुछ नहीं है। अब हमें बचा क्या, बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेड ईयर ऑन ईयर। तो देखिए बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेड ईयर ऑन ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 131 का बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेड हो रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू वगैरह नहीं बताना, क्योंकि 131 ही तो खर्चा बुक हो रहा है, हालांकि प्रेजेंट वैल्यू में हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉय का बेनिफिट्स एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि उन्होंने काम कर दिया, उन्होंने सर्विस ही दिया, तो 131 के लायक बन गए। फिफ्थ ईयर में मिलेगा पर 131 के वो लायक बन गए। अब सेकंड ईयर में वो कितने के लायक बन गए, 131 करके 2 साल, यानी 132 के लायक बन गए। थर्ड ईयर में प्लस 131 कर दीजिए, 393 के लायक बन गए। फोर्थ ईयर में प्लस 131 कर दीजिए, 524 के लायक बन गए। एंड फिफ्थ ईयर में फिर से 131 कर दीजिए, 655 के लायक बन गए। तो यहाँ पर करा क्या गया, यहाँ पर देखिए करंट ईयर में 131 हर साल बेनिफिट्स एट्रीब्यूट हो रहा है। अब एक्यूमुलेट करें यहाँ पर, तो देखिए सेकंड ईयर में हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर को एक्यूमुलेट कर दिया। एंड थर्ड ईयर में क्या किया, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का मिला के एक्यूमुलेट कर दिया, यानी पुराना बैलेंस एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर, समझ में। यानी 131 हमने यहाँ पर खर्चा बुक किया, 131 आपका एक्यूमुलेटेड है, प्रायर ईयर्स करंट ईयर मिला के। सेकेंड ईयर में पुराना 131 है, नया और 131 आ गया, 262 हो गया। फिर अब ये देखिए 262 पुराना वाला, नया 131, तो 393 हो रहा है। फिर 393 पुराना वाला, नया 131, 524 हो रहा है। यानी ये प्रायर ईयर्स है, प्रायर ईयर्स एक्यूमुलेटेड। तो ये तो एकदम आराम से बच्चों का खेल, आप आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। मैं उम्मीद करो आराम से इस क्वेश्चन को संभाल लोगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बेसिकली ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम लास्ट में देख लेंगे। एंड अभी मैं पहले बड़ा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, तो पहले मैं आपको कराऊंगा अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन 24 अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इलस्ट्रेशन 24 फटाफट से डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आरके प्राइवेट लिमिटेड एक ओल्ड कंपनी है, एस्टैब्लिश इन 1900, समझ लीजिए। द कंपनी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल बेस, वगैरह वगैरह मैटर नहीं करता। कंपनी का एनुअल टर्नओवर इतने का, ये भी मैटर नहीं करता हमारे लिए। कंपनी का लार्ज एम्प्लॉय बेस है, फालतू की बात कर रहे हैं। कंपनी प्रोवाइडेड ए डिफाइंड बेनिफिट प्लान, तो ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान है टू इट्स एम्प्लॉइज। फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बैलेंसेस ऑफ द फंड्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटी एसेट 1 अप्रैल 2001 एंड 31 मार्च 2002। तो जैसे कि मैं पता है हमारे जो ऑब्लिगेशन होता है, जो भी हमारा खर्चा बुक करना होता है फ्यूचर में, जो हमारा ऑब्लिगेशन आ सकता है, उससे हम खर्चा बुक करते हैं करंट सर्विस कॉस्ट के नाम पे, इंटरेस्ट कॉस्ट के नाम पे खर्चा बुक करते हैं, और रिलेटेड हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अब जबकि ये लाइबिलिटी हमारा खड़ा हुआ है, हमें पैसे तो बाद में देने, तो हम इसे कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उसका फंड में हम पैसे लगा देते हैं अलग अलग जगह पे, जिसका हम नाम देते हैं प्लान एसेट्स। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल 2001 को लाइबिलिटी 14 रेट का है, और हमने इसमें रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट हमने 1140 का प्लान एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, जिसका फेयर वैल्यू 1140 ओपनिंग है हमारा। एंड फिर देखिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, यानी आपका ये 1 अप्रैल 2001 का ओपनिंग बैलेंस है। एंड ड्यूरिंग द ईयर आपका सर्विस कॉस्ट 55 लाख का हुआ, करंट सर्विस कॉस्ट हो गया ये। कंपनी मेड ए कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹111,000 टू द प्लान, यानी प्लान में कंट्रीब्यूशन किया गया। जब प्लान में कंट्रीब्यूशन करते तो कैश कम होगा, कैश से निकालेंगे पैसा और इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो कैश हमारा इतना कम होगा और इन्वेस्टमेंट में पैसा चला जाएगा, प्लान एसेट्स में पैसा चला जाएगा। नो बेनिफिट्स वेर पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर कोई बेनिफिट्स वगैरह पेमेंट नहीं हुआ यहाँ पर। कंसीडर ए डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, डिस्काउंट रेट 8% हमारा क्यों काम आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम बेसिकली जो लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू में पुल करते हैं, हमें पता है करंट सर्विस कॉस्ट वगैरह प्रेजेंट वैल्यू में दिखाया जाता है, तो डिस्काउंट रेट यानी 8% का इंटरेस्ट उस पर चढ़ेगा। और रिटर्न भी जैसे कि कुछ बोला नहीं कि हम इसी रिटर्न को, इसको भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेंगे, और प्लान एसेट्स में भी ये 8% ही हम चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें बोला गया कि आप बैलेंसेस बताइए कंपनी का इन इट्स बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में जो जो फिगर जाएगा, पीएल में जो फिगर जाएगा उसका बैलेंसेस बता के जर्नल एंट्री पास कीजिए। चलिए मैं आपको बैलेंस शीट के फॉर्म में समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बैंक का बैलेंस, पीएल का बैलेंस, ओसीआई का बैलेंस, प्लान एसेट्स, पीवीडी व्यू। देखिए प्लान एसेट्स मेरा ओपनिंग कितना है दिया हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग प्लान एसेट्स कितना है मेरा 1140 मेरा ओपनिंग प्लान एसेट्स है ना। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है कितना 1400, यानी ओपनिंग पीवीडीपीओ 1400 है और ओपनिंग प्लान एसेट्स 1140, ये तो हमें मिल गया, ये दोनों हमने ओपनिंग डाल दिया। अब इसके बाद देखिए करंट सर्विस कॉस्ट कितने का 55 लाख रुपीस का है, तो ये सर्विस कॉस्ट का एंट्री हम क्या करेंगे, ये 55 लाख रुपीस पीएल में चार्ज होगा, पीएल के अंदर करंट सर्विस कॉस्ट के नाम पे चार्ज हुआ, यानी हम ये एंट्री क्या पास करेंगे, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पीवीडीपीओ, है ना, लाइबिलिटी खड़ा करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगा। कितने का? 55 रुपीज़ का हमारा लाइबिलिटी पे बढ़ जाएगा। यानी मैंने लाइबिलिटी को बढ़ाया, पीएल को चार्ज किया, डबल इफेक्ट मैंने दे दिया यहाँ पर। इसके बाद देखिए कंपनी ने कंट्रीब्यूशन किया 111 लाख प्लान में कंट्रीब्यूशन किया 111 लाख का। तो इससे क्या होगा? आपका प्लान एसेट्स में कंट्रीब्यूशन होगा, 111 लाख का प्लान में कंट्रीब्यूशन हो गया। एंड इससे बैंक में पैसे कम हो जाएंगे हमारे, बैंक में पैसे 111 लाख का कम हो जाएगा हमारा। चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद इसके आगे अब क्या हो रहा है? डिस्काउंट रेट 8% है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, लाइबिलिटी में डिस्काउंटिंग होगा ना आपका, यानी इंटरेस्ट चढ़ाएंगे हर साल, तो यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो होगा। अब मुझे बताइए क्या इंटरेस्ट कॉस्ट हम 14 रेट में ले कि 14 रेट 55 में ले? अरे 55 तो ईयर एंड में आपने डाला है, ये तो ईयर एंड में डाला है हमारा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बनेगा? 1400 का 8% होगा, यानी 140 में 20 हटा दो 112 आएगा। हाँ 1112 हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट होगा। और ये भी कहाँ चार्ज होता है इंटरेस्ट कॉस्ट? पीएल में चार्ज होगा, पीएल में चार्ज होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट का नाम का आपका चार्ज होगा, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पीवीडी भी हो जाएगा हमारा। ये भी हमने समझ लिया। चलिए अब यहां पर भी होगा, प्लान एसेट्स में इंटरेस्ट इनकम होता है ना, इंटरेस्ट इनकम होगा प्लान एसेट्स में। तो हम कंट्रीब्यूशन तो ईयर एंड में हुआ है मानेंगे, है ना। ओपनिंग कितना था? 1140 पे यहां पर भी 8% हम चढ़ा देंगे, तो 114 आएगा, यानी 22.8 यानी 91.2 आएगा। हाँ तो यहां पर हम करेंगे 91.2 पर इन्होंने आईसीआई ने राउंड ऑफ करके 91 लिया हुआ है जहां तक मुझे याद है। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, नहीं मिल रहा है, छोड़ो। तो मैं वापस से कर लेता हूँ, 1140 का 8%, 91.2 होता है, हम 91 लेंगे। तो ये इंटरेस्ट इनकम 91 आपका प्लान एसेट्स को बढ़ाएगा और पीएल में 91 प्लस हो जाएगा हमारा, पीएल में 91 हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों तरफ इसका इफेक्ट दिखा दिया। अब देखिए इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस भी बता दिया। पीवीडीबीओ का क्लोजिंग बैलेंस कितना? 1580 है, क्लोजिंग पीवीडीबीओ 1580। तो हम चेक करेंगे रीमेजरमेंट गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है, मतलब ये लाइबिलिटी हमारा फेयर वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो होना कितना चाहिए? 14 रेट ओपनिंग था, 55 करंट सर्विस कॉस्ट के नाम का, तो 1455 हो गया। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट का नाम पर लाइबिलिटी बढ़ाया तो कितना होगा? 1555 1567 होना चाहिए। पर जितना हमने एस्टिमेट किया था, है ना, एक्चुअल लॉस हो रहा है यहाँ पर, है ना, रीमेजरमेंट का नुकसान है, क्योंकि 1567 हो रहा है हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से, पर फेयर वैल्यू हो गया 1580, यानी प्लस रीमेजरमेंट लॉस कितने का? 13 का रीमेजरमेंट हमारा लॉस हो गया, 25 एंड हाँ, तो 13 का रीमेजरमेंट लॉस हो गया। अब ये रीमेजरमेंट लॉस कहाँ जाएगा? ओसीआई में जाएगा, -13 करके, -13 नुकसान हुआ है ना आपका। फिर इधर हमारा क्या है? इधर भी हमारा है क्लोजिंग प्लान एसेट्स, है ना। क्लोजिंग प्लान एसेट्स आपका कितना दिया हुआ है? 1275 दिया हुआ है। अब प्लान एसेट्स तो बढ़ना चाहिए, तब फायदा होगा हमारा। लाइबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता है, प्लान एसेट्स बढ़ने से फायदा होता है। देखिए 1140 एंड 111 और इधर आपका 91, 1251, 1252, 1342 हो रहा है। कर लेता हूँ 1140 प्लस 111 प्लस 91, 1342 से निकाला था, -1275, यानी 67 का घाटा हो रहा है। यानी 1342 होना चाहिए था प्लान एसेट्स, बढ़ना चाहिए तो उल्टा घट गया, आपका 1275 हो गया। तो एसेट्स घटने से तो नुकसान होता है ना, तो यहां पर भी रीमेजरमेंट नुकसान हो गया हमारा, यहाँ पर माइनस होगा। एसेट गिरने का मतलब नुकसान होता है, 67 से नुकसान हो गया, तो एसेट गिरा मतलब आपका ओसीआई भी गिरेगा। तो यहाँ पर आपका -67, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं पीवीडीबीओ इंक्रीज हुआ एंड 13 का नुकसान हो गया, प्लान एसेट डिक्रीज हुआ और 67 का नुकसान हो गया, एंड अल्टीमेटली 80 रुपीज़ का नुकसान हो गया हमारा। चलिए तो हमने डबल इफेक्ट सारा दे दिया एंड क्लोज करेंगे हम सारा, सारा चीज़ क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर। ये एंट्री तो नीचे रहेगा, बाद में देखेंगे। तो चलिए हमने अपना बैलेंस शीट पूरा बना दिया।
अब बैलेंस शीट बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल पीएल में इफेक्ट कितना है। क्या मुझे बता सकते हो ओवरऑल पीएल में इफेक्ट कितना है? देखिए करंट सर्विस कॉस्ट में 55 का नुकसान हुआ, इंटरेस्ट में हमारा एक तरफ नुकसान एक तरफ फायदा है, एक तरफ एक्सपेंस एक तरफ फायदा, ये खर्चा ये फायदा, इन 101 111 21 और 55 61 71 76 का नुकसान हो गया हमारा। पीएल में 76 का नुकसान है, ओसीआई में 80 का नुकसान है, साफ दिख रहा है ओसीआई में 80 का नुकसान है। एंड पीवीडीबीओ का हमने क्लोजिंग निकाला, वही तो सारा चीज इसका रीमेजरमेंट हमने ले लिया, बैंक से पैसे हमारे इतने गए। तो अल्टीमेटली इसका जर्नल क्या होगा अब ये सोचिए। चलिए ना पहले बिना देखे आपको जर्नल बनाता हूँ। जगह कहाँ है, जगह कहाँ है, जगह इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका काम नहीं, पर इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपके साथ में बनाता हूँ। तो देखिए मेरा अल्टीमेटली पीएल में नुकसान कितना हुआ 76 का, तो मैं क्या कहूँगा पीएल अकाउंट डेबिट, नुकसान मतलब डेबिट होता है 67 से पीएल अकाउंट सॉरी 76 पीएल अकाउंट डेबिट 76 हुआ। ओसीआई में भी नुकसान हुआ तो ओसीआई अकाउंट भी डेबिट होगा, है ना, कितना 80 का नुकसान हुआ। पैसे गए हमारे कंट्रीब्यूशन में, कैश अकाउंट कितना हुआ 111 के पैसे गए हमारे, ये हुआ। अब एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, अब अल्टीमेटली हुआ क्या आपका, देखिए अल्टीमेटली यहां पर बताऊंगा आपको मैं। ये देखिए यहां पर आप देखिए आपका जो प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, आपका जो लाइबिलिटी है 1400 से 1580 हुआ, मतलब ओपनिंग लाइबिलिटी जो था और क्लोजिंग लाइबिलिटी है उसमें चेंज कितने का हुआ है 180 का चेंज हुआ है। लाइबिलिटी 180 से बढ़ा है आपका, लाइबिलिटी 180 से बढ़ा है आपका। तो अगर मैं यहां पर चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, लाइबिलिटी 180 से बढ़ने का मतलब क्या, टू पीवीडीबीओ 180 से बढ़ा, लाइबिलिटी 180 से बढ़ा, और आपका प्लान एसेट जो है, कहां गया क्वेश्चन, आपका प्लान एसेट जो है 1580 से सॉरी 1140 से 1275 हुआ, यानी प्लान एसेट्स भी बढ़ा, 1240 135 से प्लान एसेट्स भी बढ़ा। तो प्लान एसेट्स को भी हम ले लेंगे 135 से बढ़ा हमारा, यहां पर ऊपर लिख लेता हूं मैं, प्लान एसेट्स 135 से बढ़ा हमारा। तो देखिए प्लान एसेट्स 135 से बढ़ा एंड पीवीडीबीओ 180 से बढ़ा, डेबिट क्रेडिट कर दिया। पीएल में चार्ज हुआ 76, क्योंकि पीएल का कोरिस्पॉन्डिंग इफेक्ट किसमें गया था, प्लान एसेट्स और पीवीडीबीओ में तो गया था, है ना, उसी में तो गया था। ओसीआई का भी तो कोरिस्पॉन्डिंग इफेक्ट प्लान एसेट्स और पीवीडीबीओ से तुमने निकाला। इस पीएल में क्या है, करंट सर्विस कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, करंट सर्विस कॉस्ट पीवीडीओ का, इंटरेस्ट कॉस्ट पीवीडीबीओ का, और इंटरेस्ट इनकम प्लान एसेट्स का। और इस ओसीआई में भी आपका किसका है, रीमेजरमेंट गेन और लॉस ही तो है, प्लान एसेट्स और पीवीडीबीओ का। कैश भी अपने कंट्रीब्यूशन कहां किया था, प्लान एसेट्स में तो कंट्रीब्यूशन किया था, और ये सब करने के चलते तो आपका प्लान एसेट्स और पीवीडीबीओ में इंपैक्ट आया है, और अल्टीमेटली आप देखिए आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इन दोनों को नेट दिखाते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं हम नेट दिखाते हैं। 135 का प्लान एसेट्स बढ़ा एंड लाइबिलिटी 180 का बढ़ा, तो नेट आपका लाइबिलिटी बढ़ा, नेट डिफाइंड ऑब्लिगेशन, मतलब हमारा 180 से लाइबिलिटी बढ़ा और 135 से प्लान एसेट्स बढ़ा, यानी नेट आपका 45 से लाइबिलिटी बढ़ा नेट पे। तो आप देखिए अभी आपका मैच कर रहा है, यहाँ पर ये कितना 156 आ रहा है एंड ये भी आपका 156 आ रहा है, आपका जर्नल हो गया, काम खत्म। तो यहाँ पर ये बैलेंस शीट अगर आपने बना लिया तो बैलेंस शीट से आपका आराम से काम बन जाएगा। अब देखिए बैलेंस शीट आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे करना है, देखिए एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, अल्टीमेटली वर्किंग आप कैसे भी करो, आंसर जो हमने दिया ये आंसर हम इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे। तो आंसर में हमें क्या करना होता है, देखिए हमें आंसर में क्या करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना होता है और आपका जर्नल एंट्री पास करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में बनाना है और जर्नल एंट्री पास करना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलिए बैलेंस शीट में तो हम क्या बताएंगे, बैलेंस शीट में हम पीवीडीबीओ अलग से नहीं बताते और प्लान एसेट्स अलग से नहीं बनाते, नेट पे बताते हैं। तो हम यहां पर ये कहेंगे दोनों का नेट दिखा देंगे। देखिए पीवीडीबीओ हमारा कितने का है, क्लोजिंग 1580 है, प्लान एसेट्स 1275 है, तो ये दोनों का नेट कर दोगे आपका लाइबिलिटी दिखा दिया जाएगा। यानी बैलेंस शीट में तो हमारा दो ही फिगर आएगा। देखिए बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैंक वगैरह को छोड़िए, बैलेंस शीट में एक तो ये आएगा 1275 और आपका 1580 आएगा, है ना। ये 1275 को मैं यहां ले जाऊं अगर, तो मेरा कितना आएगा 305 आ रहा है ना, तो नेट पे 305 दिखाया जाएगा। तो ये वही हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये आपका पीवीडीबीओ है जो हमारे बैलेंस शीट में आपको मिलेगा 1580 का क्लोजिंग, है ना, और प्लान एसेट्स 1275 है जो कि आपको ये रहा प्लान एसेट्स मिलेगा। तो यहां पर इससे आप एक्सट्रैक्ट बता दोगे, किसका, बैलेंस शीट का आप एक्सट्रैक्ट बता दोगे। आपने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बता दिया हमें, समझ में आया, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बता दिया हमने। अब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बताएंगे, यानी पीएल का भी एक्सट्रैक्ट अब हम बता देंगे। तो पीएल का एक्सट्रैक्ट जो हम बताएंगे, हम क्या बताएंगे, पीएल में हमारा सर्विस खर्चा कितना लगा 55 लगा, इंटरेस्ट का खर्चा हमारा कितना लगा, इंटरेस्ट का खर्चा हमारा एक बार तो इंटरेस्ट इनकम आया था 91 का,
और एक बार खर्चा लगा 112 का, ये 21 आ गया। और अदर कंप्रहेंसिव इनकम में एक बार 13 का नुकसान हुआ, एक बार 67 का नुकसान हुआ, ये रहा 80 आ गया हमारा। तो ओसीआई में हम अलग से रीमेजरमेंट बता देंगे लॉस, और आपका प्रॉफिट का खर्चा, ये रहा पीएल का खर्चा। तो पीएल में आपका इफेक्ट गया 76 का एंड ओसीआई में आपका इफेक्ट गया 80 का। तो ये हमने एक्सट्रैक्ट बताया पीएल का एक्सट्रैक्ट बता दिया, बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट हमने बता दिया। चलिए आराम से ये मैनेज हो गया। अब जनरल एंट्री ऑलरेडी हमने पास किया हुआ है, देखिए पीएल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, ओसीआई आपका डेबिट हो रहा है इतने से, कैश कंट्रीब्यूशन किया 111 का, और ये नेट डिफाइंड बेनिफिट प्लान मैंने आपको कहा था ना जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग प्लान एसेट्स और उसमें कितना कितना फर्क आया, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी नीचे मेंशन किया हुआ है। एक तो मैंने ये चार्ट बनाया था पर इसका काम नहीं है, तो चाहे इससे समझा दूंगा, इसका जरूरत नहीं, अलग अलग से कॉलम बनाया था। एंड देखिए नेट लाइबिलिटी चेंज आपका 45 का आ रहा था, जो कि हमने ये रहा लिखा हुआ है। मतलब आपका पीवीडीओ में चेंज इतना था, प्लान एसेट्स में चेंज इतना था, अल्टीमेटली 45 का चेंज आ रहा है। तो अब उम्मीद है आप आराम से बैलेंस शीट को वर्किंग में रखिए, और उसके बाद में आप क्या कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बता दीजिएगा और जर्नल एंट्री पास कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आराम से आप मैनेज कर लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट योर नॉलेज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मैक्सिमम डेटा आपको दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए पढ़ते हैं। ऐसे प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल हैविंग 100 रिटेल आउटलेट्स, ये सब मतलब नहीं है, ये लाइन से कोई लेना देना नहीं। आपको प्लान एसेट्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड आपसे पूछा क्या गया है, एज पर इंडेक्स 19 प्लीज सजेस्ट इफ देयर इज एनी अमाउंट बेस्ड ऑन द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन दैट वुड बी टेकन टू अदर कंप्रहेंसिव इनकम। यानी अदर कंप्रहेंसिव इनकम में क्या जाता है, मैं पता है जो रीमेजरमेंट गेन या लॉस होता है, एक्चुअल का गेन और लॉस, वो तो ओसीए में जाता है। ऑल्सो कंप्यूट नेट इंटरेस्ट ऑन द नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी और ऑब्लिक एसेट। यानी नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो हम है ना ऑब्लिगेशन माइनस प्लान एसेट जो करते हैं, पीवीडीपीओ माइनस प्लान एसेट्स। तो अगर प्लान एसेट ज्यादा हुआ तो आपका नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट हो जाएगा, अगर प्लान एसेट्स आपका कम है तो नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी हो जाएगा। किसका पलड़ा भारी है उसके हिसाब से नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी भी हो सकता है, नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट भी हो सकता है। तो देखिए ये हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो इंटरेस्ट निकालना एकदम आसान है। देखिए यहाँ पर आप देखिए डेटा में इंटरेस्ट रेट हमें 10% दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट हमें कितना दिया हुआ है 10% यहाँ पर देखो, एक बार क्वेश्चन से आपको करा दे रहे हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर प्लान एसेट्स का फेयर वैल्यू कितना है 10,000 है ओपनिंग, तो ओपनिंग 10,000 में इंटरेस्ट इनकम होगा कितना 10% का, तो 10,000 में 10% का इंटरेस्ट इनकम कितना होगा 1,000 का इंटरेस्ट इनकम होगा, ये मैं पता चला। प्लान एसेट्स में इंटरेस्ट इनकम होगा 1,000 रुपीज का। और अगर मैं पीवीडीपीओ की बात करूं तो पीवीडीपीओ में भी देखिए 12,000 का 10%, यानी 1200 का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होगा। ओपनिंग पीवीडीपीओ में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा और ओपनिंग प्लान एसेट्स में आपका इंटरेस्ट इनकम होगा। तो यहां पर मुझे क्या पता चला कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1200 का हो रहा है और इंटरेस्ट इनकम 1000 का हो रहा है। तो नेट पे क्या हो रहा है, नेट पे इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है कितने का 200 रुपीज का, है ना। यानी 1200 माइनस 1200 आपका खर्चा लग रहा है इंटरेस्ट का और 1000 आपका इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है। ये आपका पीवीडीपीओ में इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है, ये आपका प्लान एसेट्स में आपका इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है। यानी 200 का नेट पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गया, है ना, जो कि पीएल में नेट पे चार्ज होगा आपका ये। तो एक तो हमने पार्ट निकाल लिया जो इन्होंने पूछा हमसे, जो इन्होंने हमसे पूछा एक बार तो हमने निकाली, ये रहा 200 रुपीज, है ना। नेट इंटरेस्ट पूछा हमसे, देखिए नेट इंटरेस्ट हमने 200 निकाल लिया, आगे और डिस्कस कर लेंगे। चलिए अभी कर ले, तो इसका एक और रुपये, इसका नेट निकालने का एक और रुपये। देखिए ओपनिंग प्लान एसेट्स 10,000 है, ओपनिंग पीवीडीपीओ 12,000 है, तो नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ, लाइबिलिटी ज्यादा है, बड़ा है। 12,000 का लाइबिलिटी है, 10,000 का प्लान एसेट्स है ओपनिंग में, तो ओपनिंग नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी हुआ ना 2,000 का, कितने का हुआ 2,000 का, 12,000 माइनस 10,000 2,000 का। 2,000 में 10% सीधा भी लगा सकते हो, यानी नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी में भी हम 10% लगाएंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। यानी आप किसी भी एंगल से करिए आपका 200 आएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सोल्यूशन में क्या रखा है, नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी 2,000 का, कैसे ओपनिंग आपका पीवीडीपीओ जो है ये ओपनिंग पीवीडीपीओ ओपनिंग प्लान एसेट्स, है ना, 12,000 माइनस 1,000 यानी 2,000 हुआ, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 2,000 जो नेट है उस पर 10% लगा दिया, 200 का इंटरेस्ट हुआ, और ये इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है जो कि चार्ज होगा पीएल के अंदर। चलिए तो एक बार तो हमने कर दिया। अब दूसरा इन्होंने पूछा कि क्या कोई अमाउंट ओसीआई में जाएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं, चलिए हम ये भी बता देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं पीवीडीपीओ की बात करूं तो इन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया, यहाँ पर आप देखिए एक्चुअरियल लॉसेस ऑन द ऑब्लिगेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, इन्होंने ऑलरेडी 100 का ओसीआई का रीमेजरमेंट लॉस बता दिया।
और इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, वेरीफाई करके। पर यहां पर ऑलरेडी आपको डेटा दे दिया, रीमेजरमेंट लॉस बता दिया 100 का है ऑब्लिगेशन में, पीवीडीबीओ में रीमेजरमेंट लॉस 100 का है। और प्लान एसेट्स में, प्लान एसेट्स में भी इन्होंने क्या डेटा दिया पता है? प्लान एसेट्स में इन्होंने बता दिया कि एक्चुअल रिटर्न जो है वो 2000 का हुआ, जबकि हमने तो रिटर्न कंसीडर किया 1000 का। इंटरेस्ट इनकम वो रिटर्न ही तो होता है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम समझते हैं कि हमारा 10,000 का अगर हमारा पूंजी ओपनिंग, तो उस पर हम कितना कमाएंगे, उस पर हम कितना कमाएंगे, 10% कमाएंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो 10,000 का 10% यानी 1000 कमाने का हमारा एक्सपेक्टेशन था, बट हमने रियल में कमाया कितना, 2000। तो 2000 अगर हमने रियल में कमाया और एक्सपेक्टेशन हमारा 1000 का था, तो रीमेजरमेंट गेन हुआ यहाँ पर कितने का, 1000 रुपीज का रीमेजरमेंट गेन हुआ। यानी इन केस ऑफ प्लान एसेट्स आपका 1000 रुपीज का रीमेजरमेंट गेन हुआ है, और इन केस ऑफ आपका पीवीडीबीओ आपका 100 का रीमेजरमेंट लॉस हुआ है। तो नेट पे क्या हुआ, प्लान एसेट्स में 1000 का फायदा एंड पीवीडीबीओ में 100 का नुकसान, यानी 900 का नेट फायदा हुआ ना। तो हमारा नेट फायदा जो हुआ, देखिए मैं प्लान एसेट्स की बात कर रहा हूं पहले। प्लान एसेट्स में हमारा एक्चुअल रिटर्न हुआ 2000, पर हमने सोचा था एक्सपेक्टेड 1000, तो हमारा सोचने से ज्यादा फायदा हुआ। यही तो आपका रीमेजरमेंट गेन है ओसीआई का। और पीवीडीपीओ में तो ऑलरेडी दिया हुआ है ओसीआई में रीमेजरमेंट का नुकसान, यानी आपका नेट रीमेजरमेंट गेन है। ये लॉस गलती से लिख दिया मैंने, ये गेन होगा कितने का, 900 का नेट रीमेजरमेंट गेन है। तो यहां पर हमने ये भी निकाल लिया, ये आपका ओसीआई में जाएगा गेन के नाम पर, है ना, ये आपका ओसी में जाएगा। तो हमने ये दोनों पूरा कर ही लिया, देखा जाए तो सॉल्यूशन इतना ही है, सॉल्यूशन हमने ये कर लिया दोनों, ये कर लोगे ये कर लोगे बात बन गया। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने डेटा जो बनाया, आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं प्लान एसेट्स की बात करूं, प्लान एसेट्स का ओपनिंग 10,000 है एंड पीवीडीबीओ का ओपनिंग 12,000 है, मैंने लिख दिया 12,000 और 10,000। अब क्या होगा, इस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा, इंटरेस्ट क्या है 10% है, तो पीवीडीओ में इंटरेस्ट कॉस्ट होगा 10% और 12,000 1200, एंड प्लान एसेट्स में इंटरेस्ट इनकम होगा 10,000 का 10% 1000 का। ये भी हमने समझ लिया। अब आगे देखिए पीवीडीओ की अगर हम बात करें, करंट सर्विस कॉस्ट 25 मिनट का है और बेनिफिट पे किया 300 का। तो करंट सर्विस कॉस्ट 25 मिनट का ले लिया हमने, ऐड कर दिया। बेनिफिट पे करोगे तो आपका प्लान एसेट्स भी गिरता है और पीवीडीबीओ भी गिरता है। बेनिफिट जब पे करोगे प्लान एसेट से निकाल के तो दोगे, तो यहाँ पर बेनिफिट पे करने से देखिए पीवीडीबीओ भी गिरा और यहाँ पर ये भी गिरा, प्लान एसेट्स भी गिरा, ये हमने देख लिया। तो यहां पर मुझे ये सारा करने पर, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ इन्होंने कितना, 15,000 5 मिनट का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ इन्होंने। ये रहा क्लोजिंग इतना है आपका, यानी क्लोजिंग फेयर वैल्यू बता दिया पीवीडीओ का। तो मेरे ख्याल से होना था कितना, 12,000। इंटरेस्ट का एक्सपेक्टेड खर्चा मिला दे तो आपका 13,200 होता, प्लस 25 मिनट करे तो 15,700 होता, माइनस 300 हमने दिया तो 15,400 होना चाहिए था। पर लाइबिलिटी 15,500 का, यानी 100 का बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस आ रहा है, 100 का लाइबिलिटी बढ़ रहा है और 100 का लाइबिलिटी बढ़ेगा मतलब रीमेजरमेंट लॉस। और ये तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें मेंशन किया हुआ था, है ना, क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें 100 ये मेंशन किया हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया। और प्लान एसेट्स की बात करूं, ओपनिंग 10,000 है, उस पर 10% इंटरेस्ट इनकम हुआ, 10,000 का 10% 1000 हुआ। कंट्रीब्यूशन हमने किया, कंट्रीब्यूशन करते तो कैश कम होता है, 3,000 का कंट्रीब्यूशन करोगे तो कैश कम होगा, प्लान एसेट्स बढ़ जाएगा आपका। और बेनिफिट्स पे तो मैंने ऑलरेडी बताया था 300, यहां पर भी लिखा हुआ, हालांकि हमें ऐसे भी पता था अमाउंट पेड 300, तो प्लान एसेट से निकाल के तो दोगे यहाँ पर, अब ये हमने ऑलरेडी पहले से पता था। तो यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है, 11,000 14,000 13,700 प्लान एसेट्स हो रहा है, पर होना चाहिए 14, मतलब 13,700 प्लान एसेट्स होना चाहिए, पर क्लोजिंग ये 14,700, मतलब 1000 का बैलेंसिंग फिगर में गेन हो गया, और ये तो हमने ऑलरेडी निकाला था। तो इस तरीके से भी निकालोगे तो नेट रीमेजरमेंट गेन आएगा आपका। कैसे आया, रीमेजरमेंट लॉस रीमेजरमेंट गेन, यानी नेट पे आ गया 900, 1000 माइनस 100, और इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट की कमाई 1200 माइनस 1000 200 आया। तो इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझा दिया रेफरेंस के लिए, अदरवाइज आप सिंपल तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन ये वाला भी हमने अच्छे से कर लिया सॉल्व, उम्मीद है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप आराम से देख लोगे यहाँ पर। एंड देखिए आईसीए ने भी उसी तरीके से, ये वाला आप जो टेक्निक लगाओगे आईसीए से भी मैच कर जाएगा, बट उतना कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आईसीए से मैच कराना ही पड़ेगा, सच को नेसेसिटी नहीं है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट योर नॉलेज से। देखिए ये भी फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा हमारे, यहाँ पर भी मैं बैलेंस शीट से आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ डिफाइन बेनिफिट प्लान, यानी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2001 का, ओपनिंग प्लान एसेट्स दिया हुआ है 20,40,000, ओपनिंग लाइबिलिटी दिया हुआ है 21,25,000। तो देखिए मैंने ओपनिंग प्लान एसेट्स लिख दिया और ओपनिंग मैंने लाइबिलिटी लिख दिया। चलिए आगे, प्लान को कंट्रीब्यूशन मिला 4,25,000 का। मेरी बात सुनिए, हमेशा आप क्या कीजिएगा,
सबसे पहले ना इंटरेस्ट अब डाल दीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग में इंटरेस्ट आपका चढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा प्लान एसेट्स है उस पर इंटरेस्ट डाल दूंगा सबसे पहले। 5% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो प्लान एसेट्स में इंटरेस्ट इनकम होगा 5% और 20,40,000 यानी 1,02,000 का आपका इंटरेस्ट इनकम होगा, और ये जाएगा कहां पर, पीएल में जाएगा 1,02,000। और इधर भी लाइबिलिटी में भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा 21,25,000 का 5% यानी 1,06,250, ये भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पीएल में चला जाएगा। तो ये हमारा दोनों हो गया, ये दोनों हमने कर दिया यहाँ पर, है ना। अब इंटरेस्ट का हमने कहानी खत्म कर दी। अब हम आगे क्या करेंगे, जो जो हुआ सारा डाल देंगे। तो कंट्रीब्यूशन 4,25,000 का हमने प्लान एसेट्स में किया, तो कैश कम होगा, कंट्रीब्यूशन 4,25,000 बढ़ जाएगा हमारा। एंड ये करने के बाद फिर आप देखिए बेनिफिट्स पे करोगे, कहां से करोगे, प्लान एसेट से निकाल के तो दोगे। तो बेनिफिट्स पे करेंगे तो ध्यान रखिएगा दोनों जगह से माइनस होगा, यहां से भी माइनस होगा और ध्यान रखिएगा यहां से भी माइनस होगा। देखिए यहां से भी माइनस हो रहा है। और फिर करंट सर्विस कॉस्ट भी हमें दे दिया इन्होंने 5,10,000। ये आपका करंट सर्विस कॉस्ट 5,10,000 पीएल में चार्ज होता है, और साथ ही साथ आपका 5,10,000 आपका यहाँ पर लाइबिलिटी को बढ़ा देता है। ये हमने कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने प्लान एसेट्स का क्लोजिंग दे दिया, लाइबिलिटी का क्लोजिंग दे दिया। तो देखिए प्लान एसेट्स का हमने क्लोजिंग लिख दिया, लाइबिलिटी का क्लोजिंग लिख दिया। जो डिफरेंस है वो रीमेजरमेंट गेन या लॉस आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस आया 68,000 का, रीमेजरमेंट गेन है, मतलब प्लान एसेट्स जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो फायदा हो गया। और इधर हमारा लाइबिलिटी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइबिलिटी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हमारा नुकसान हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल लॉस और ये जो एक्चुअल गेन है ये आपका रीमेजरमेंट गेन और लॉस जो है ये आपका ओसीआई में जाता है। तो यहाँ पर आपका गेन आया और यहाँ पर आपका नुकसान आया, तो यहाँ पर ओसीआई में जाएगा। ये रहा नुकसान, ये रहा गेन, यानी इतने का नेट पे हमारा नुकसान है, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो मैंने फटाफट से करा है, ये आपका बैलेंस शीट इफेक्ट सब आराम से कर सकते हो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे, बैलेंस शीट बना दिया, फिर ये एक्स्ट्रा दिखा देंगे। पीएल में क्या एक्स्ट्रा दिखाएंगे, पीएल में करंट सर्विस कॉस्ट दिखाएंगे, ये रहा, और इंटरेस्ट कॉस्ट नेट पे दिखा देंगे। ये नेट पे दिखा दिया इंटरेस्ट कॉस्ट, देखिए 4250 लिखा हुआ भी है, 106250 लगा और 1,02,000 इंटरेस्ट इनकम आया। तो 4250 का इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा लगा, दोनों मिला के कुल मिला के पीएल में चार्ज इतना होगा, है ना। अब ओसीआई में, ये ना ओसीआई में आपका एक्चुअल लॉस हुआ, पीवीडीबीओ में, पीवीडीबीओ में इतना का नुकसान हुआ है, और आपका प्लान एसेट्स में इतने का फायदा हुआ, ये रहा फायदा हुआ, अल्टीमेटली इतने का नेट नुकसान हुआ। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो आप आराम से बना लोगे, पीएल अलग से दिखा दीजिएगा, ओसीआई अलग से दिखा दीजिएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं करना है, आपको क्लोजिंग देखना है। क्लोजिंग प्लान एसेट्स 23,80,000 यहां से 23,80,000 क्लोजिंग प्लान एसेट्स है, और क्लोजिंग लाइबिलिटी इतने का। पलरा किसका भारी है, पीवीडीबीओ का, तो नेट पे दिखा देंगे -23,80,000 करके, यानी 3,40,000 आएगा। तो ये आप नेट पे दिखा दोगे, यहाँ पर 27,20,000 का लाइबिलिटी है, 23,80,000 का एसेट है क्लोजिंग वाला। तो बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा और नेट पे आएगा, तो इतने का हमारा बैलेंस शीट में फिगर आएगा, नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी के नाम पे। तो ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, और ये हमारा पीएल का एक्सट्रैक्ट है। ये हमने बनाया, बस बात खत्म। और यहां पर आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाया, आप मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी को ही उठा के यहां पर रख दिया। देखिए पीवीडीबीओ इस तरीके से बना दिया, और ये प्लान एसेट जो है, आप एग्जाम में बैलेंस शीट की जगह पे आप इस तरीके से कॉलम कर दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। पीएल का अलग से कॉलम कर दीजिएगा, या पीएल सीधा एक्सट्रैक्ट बना के यहीं डालेगा ना सीधा, तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप बैलेंस शीट भी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस आप ऐसे करके कॉलम कर दोगे तो ज्यादा उनको दिखने में ज्यादा आसानी होगी, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर भी तो हम अलग से रख ही रहे सारा डिटेल्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस ये दोनों पीएल और बैलेंस शीट आप बना दीजिएगा एक्सट्रैक्ट, बस काम चल जाएगा। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 9 भी हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन 8 डिस्कस करेंगे, सॉरी टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। चलिए टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इजी है। ए लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31 मार्च एवरी ईयर। इट ऑपरेट्स ए डिफाइंड बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान्स, कोई काम का पॉइंट नहीं है। ए लिमिटेड रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम एक्चुअरीज रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन एंड ओवरऑल लायबिलिटीज, यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है 600 लैक्स का, और उसी सेम डे में 1 अप्रैल को एसेट्स का यानी प्लान एसेट्स का फेयर वैल्यू है 5,20,00,000 रुपीज। तो ओपनिंग पीवीडीबीओ में मिला और ओपनिंग प्लान एसेट्स मिला, हम साथ साथ में करेंगे, हम साथ साथ में करेंगे। देखिए पीवीडीबीओ का ओपनिंग कितना है 600 लैक्स है, प्लान एसेट्स का ओपनिंग कितना है 5,20,00,000 है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही रखा, बैलेंस शीट नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने मांगा है उसके हिसाब से इतना करने से चल जाएगा। बाकी मैं ऐसे का आंसर भी एक बार दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पीवीडीबीओ प्लान एसेट्स रखा, तो देखिए ओपनिंग पीवीडीबीओ इतना हुआ एंड ओपनिंग प्लान एसेट्स ये रहा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। इन्होंने बता दिया बॉन्ड का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसका 5% रेट यानी इंटरेस्ट रेट इन्होंने बता दिया। तो हम क्या करेंगे,
पीवीडीबीओ में यही इंटरेस्ट चढ़ाएंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट होगा हमारा 600 लाख का 5% कितना होगा 30 लाख रुपीस, और ये पीएल में चार्ज होता है ना। और इधर प्लान एसेट्स में अगर हम बात करें, इंटरेस्ट एट दी रेट 5% आपका पीएल, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये पीएल में क्रेडिट होता है, इनकम है ये। तो 5 करोड़ 20 लाख का 5% कितना होगा 26 लाख, यानी नेट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं ना, नेट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमारा कितना होगा 30 लाख का खर्चा है, 26 लाख की कमाई है, यानी 4 लाख हमारा नेट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। आप देख सकते हो 30 लाख माइनस 26 लाख नेट बता दिया। नेट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, है ना, क्योंकि आपका ओपनिंग लाइबिलिटी ज्यादा है, ओपनिंग एसेट्स है। चलिए यहां तक परफेक्ट है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च ए लिमिटेड ने कंट्रीब्यूशन किया 70 लाख रुपीज का इनटू द प्लान। तो कंट्रीब्यूशन करने से कैश कम होता है और प्लान एसेट्स बढ़ता है हमारा। तो आप देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करने से कैश कम होगा और प्लान एसेट्स आपका बढ़ा दिया। पीवीडीबीओ में इसका कोई काम नहीं है। फिर आगे बेनिफिट्स पे किया 42 लाख रुपीस, और याद रखिएगा जब बेनिफिट्स पे किया जाता है ना तो प्लान एसेट्स भी कम होते हैं, पीवीडीबीओ भी कम होता है, दोनों कम होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए बेनिफिट्स देने से पीवीडीबीओ भी, प्लान एसेट्स भी कम हो गया एंड पीवीडीबीओ भी कम हो गया, दोनों कम हो गया यहाँ पर, दोनों कम हो रहे हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। फिर आगे द एक्चुअरीज एडवाइज द करंट सर्विस कॉस्ट बता दिया 62 लाख रुपीस का करंट सर्विस कॉस्ट है। तो करंट सर्विस कॉस्ट देखिए 62 लाख रुपीस, ये पीएल में चार्ज होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पीएल में, ये तो आपका नेट, ये पीएल का मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, ठीक है। और करंट सर्विस कॉस्ट भी पीएल में कितना आ जाएगा 62 लाख रुपीस आ जाएगा, ये भी आपका पीएल में चार्ज हो जाएगा। फिर आगे On 20th February 2002, the rules of the plan were amended, यानी modification हुआ with retrospective effect. This amendment mean that the present value of the defined benefit obligation was increased by 15 लाख। यानी ये पुराना amendment करने के चलते ये खर्चा है, और इसे हम क्या कहते हैं पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, पास्ट सर्विस कॉस्ट हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो पास्ट सर्विस कॉस्ट आपका लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। पास आपका नया ऑब्लिगेशन आ गया ना, कुछ मॉडिफिकेशन करके आपने अपना सर पे वो भार ले लिया, तो ऑब्लिगेशन के चलते 15 लाख आपका पास्ट सर्विस कॉस्ट पीवीडीबीओ को बढ़ाएगा, प्लान एसेट से कोई लेना देना नहीं। तो ये भी आपका पीएल में चार्ज होगा, ये भी पास्ट सर्विस कॉस्ट आपका पीएल में चार्ज हो जाएगा 15 लाख रुपीस। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च ए लिमिटेड ने नेगोशिएशन किया कुछ एम्प्लॉय के साथ में, और ये नेगोशिएशन वगैरह करके इन्होंने क्या क्या बताया, अपना 80 लाख का ऑब्लिगेशन को कम कर दिया। लेकिन ये 80 लाख का ऑब्लिगेशन को कम करने के लिए इनको 75 लाख का पेमेंट भी करना पड़ा। यानी देखा जाए तो आप ये समझिए, यहाँ पर पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, ये कर्टेलमेंट है विद सेटलमेंट। यानी यहाँ पर 80 लाख का कर्टेलमेंट हुआ, लेकिन 75 लाख रुपीस हमने पैसे भी दिए। तो सोचिए हमारा ऑब्लिगेशन 80 लाख से कम होगा, लाइबिलिटी हमारे 80 लाख से कम होगा, पैसे भी तो दिए, तो 75 लाख से आपका प्लान एसेट्स कम होगा, क्योंकि प्लान एसेट्स से तो पेमेंट करोगे, बेनिफिट जो भी पे करते हो। तो प्लान एसेट्स मेरा 75 लाख से कम होगा, और 80 लाख से मेरा क्या होगा, लाइबिलिटी कम होगा, और बाकी 5 लाख क्या होगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी 5 लाख मेरा प्रॉफिट पीएल में चला जाएगा, ये हमने समझा। तो यहां पर अब देखिए 80 लाख मेरा लाइबिलिटी कम होगा एंड 75 लाख मेरा एसेट कम होगा। प्रॉफिट कितना होगा हमारा, कर्टेलमेंट बेनिफिट कितना 5 लाख रुपीस का, ये हमारा है। और जैसे मैंने आपको समझाया, सेटलमेंट करने से लाइबिलिटी 80 लाख का कम हुआ, एंड यहां पर ये इसकी जगह कर्टेलमेंट वर्ड लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्टेलमेंट, सेटल्ड, है ना। तो आपका ऑब्लिगेशन 80 लाख से कम हो रहा है, और 75 लाख से आपका प्लान एसेट्स कम होगा। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए 31 मार्च 2002 को इन्होंने बता दिया आपका पीवीडीबीओ का क्लोजिंग बता दिया, एंड प्लान एसेट्स का भी क्लोजिंग बता दिया। तो मैंने ये पहले लिख दिया, पीवीडीबीओ का क्लोजिंग और प्लान एसेट्स का भी क्लोजिंग। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कितना आ रहा है, 630 लैक्स, और इधर आपका 650 लैक्स हो गया, 665 लाख हो गया, एंड माइनस 85 आ जाएगा, 585, और इधर आपका 680, तो 95 लाख का आपका डिफरेंस आएगा, और ये 95 लाख से लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो मतलब आपका रीमेजरमेंट लॉस हो गया, जो कि कहाँ जाता है, ओसीआई में जाता है। इधर का, इधर देखिए 520 और 26, 546 माइनस 42 सीधा कर देंगे, 574 आ जाएगा, और 574 में 75 लाख का कर्टेलमेंट हुआ, माइनस हुआ, यानी 699, सॉरी 574 ने तो 499 आ जाएगा, 499 आया, 499, और आपका क्लोजिंग है 560, यानी 61,000 का गेन हो रहा है। ये गेन भी आपका ओसीआई में चला जाएगा। तो अगर हम ओसीआई की बात करें, ओसीआई का अगर हम बात करें, तो ओसीआई में हम कहेंगे री मेजरमेंट गेन
ऑन प्लान एसेट कितने का हुआ? 61 लाख का आपका रीमेजरमेंट गेन आया, और लॉस आया उधर 95 लाख का ऑन पीवीडीपीओ। 95 का नुकसान आया, तो अल्टीमेटली नुकसान कितना हुआ? 71, 81, 91, 34 लाख का नुकसान आया आपका उस ईयर में। ये हमारा लॉस आ गया दोनों का मिला के नेट। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर, एंड फाइनली ये हमारा हो चुका है ना, एंड हमारा ये भी आ चुका 34 लाख का। एंड आप देखोगे यहाँ पर, आप देखिए, अब देखिए मेरी बात सुनिए आप, देयरफॉर नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी एट ईयर एंड कितना होगा बता सकते हो? देखिए 68 लाख, 680 लैक्स की लाइबिलिटी और 560 लाख की एसेट है ना, सिक्स यानी 120 लाख का लाइबिलिटी होगी आपका। सिंपल सी बात है, नेट पे हम बता देंगे यहाँ पर पीवीडीपी माइनस प्लान एसेट्स, और इनका 120 लाख आ रहा है यहाँ पर, 120 लाख आ रहा है, यानी आपका आंसर मैच कर रहा है। देखिए तो हमने यहाँ पर सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, क्वेश्चन को बस करते गए हमारा आराम से आ गया। एंड इधर हमने पीएल और ओसीआई भी हमने बता दिया, करते गए। अब आईसीएन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया। एक तो ये सारा पॉइंट है यहाँ पर, एक्चुअली इन्होंने कहा भी कि आप प्रेजेंट करके बताइए कि कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये थ्योरी है, बस अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको बताना है कि क्लोजिंग में आप लाइबिलिटी रिपोर्ट करोगे 120 लाख का, है ना, ये बता दिया। एंड फिर बाद में इन्होंने बता दिया कि हमारा करंट सर्विस कॉस्ट का खर्चा हम दिखाएंगे 62 लाख रुपीस का रिपोर्ट करेंगे, पास्ट सर्विस कॉस्ट का खर्चा हम 15 लाख रिपोर्ट करेंगे। वो सारा थ्योरी में डेटा लिखा और कुछ नहीं किया। फिर फाइनेंस कॉस्ट इन्होंने बता दिया कि हम, आप बता दीजिए फाइनेंस इनकम इतना हुआ, कॉस्ट इतना हुआ, तो नेट पे आपका फाइनेंस का खर्चा कितना हो रहा है? 4 लाख रुपीज का हो रहा है। तो ये 4 लाख रुपीज का फाइनेंस का खर्चा नेट पे आया, ये हमने बता दिया। एंड फिर आपका रिडंडेंसी यानी कटेलमेंट से आपका फायदा कितने का हुआ? 5 लाख का हुआ था ना, मैंने लिखा भी था कटेलमेंट का बेनिफिट 5 लाख का हुआ, तो ये बता दिया हमने। ऐसे लिख दिया, वैसे प्रैक्टिकली लिखोगे तो भी चलेगा। और बाकी अदर मूवमेंट वगैरह, रीमेजरमेंट का नुकसान वगैरह दिखाया जाएगा, ये थ्योरी में लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया, ये जो टेबल बनाया इन्होंने नेट पे बनाया, मतलब ये क्या करे, शुरुआत से नेट पे जा रहे हैं। तो हम भी अगर शुरुआत से नेट पे जाके दिखाऊं मैं, तो अब बताइए आपका पीवीडीओ मैंने 600 लाख लिया, प्लान एसेट्स मैंने 520 लाख लिया, नेट क्या होगा? नेट लाइबिलिटी आपका दोनों का माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा आपका? 80 लाख आएगा। तो देखिए 80 लाख आ रहा है, ये 80 लाख हमारा आ गया। फिर आगे देखिए इंटरेस्ट 30 लाख है और इधर 26 लाख है, तो नेट पे कितना हुआ? 4 लाख का इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ। ये रहा इंटरेस्ट कॉस्ट आपका, मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, ये वाला हो गया एंड ये वाला हो गया हमारा, है ना। फिर आपका करंट सर्विस कॉस्ट लाइबिलिटी को बढ़ाता है, और ये तो नेट लाइबिलिटी आपका, नेट पे हमारा ये लाइबिलिटी है, ये वाला हमारा नेट पे एसेट नहीं है, नेट पे लाइबिलिटी है। और नेट पे लाइबिलिटी मतलब एसेट माइनस हुआ यहाँ पर, ये देखिए ये आपका एसेट है, प्लान एसेट माइनस हुआ यहाँ पर, और ये लाइबिलिटी है। तो नेट पे लाइबिलिटी है, तो नेट लाइबिलिटी में तो आपका करंट सर्विस कॉस्ट प्लस ही होगा। तो देखिए करंट सर्विस कॉस्ट और पास सर्विस कॉस्ट दोनों प्लस हो गया हमारा, तो ये वाला और ये पास्ट सर्विस कॉस्ट दोनों प्लस हो गया। अब देखिए बेनिफिट्स आपका प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका बेनिफिट जो पीवीडीपीओ को भी कम कर रहा है, प्लान एसेट्स को भी कम कर रहा है, तो अल्टीमेटली प्लस माइनस में 42 लाख कट जाएंगे, समझ में आया? तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये जो 42 लाख है, ये जो 42 लाख है, इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हम नेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। प्लस माइनस में 42 लाख कट जाएगा आपका अपने यहाँ पे, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। फिर आगे कर्टेलमेंट में, कर्टेलमेंट 80 लाख आपका हो रहा है, तो 75 लाख प्लान एसेट से दे रहे हैं हम, मतलब लाइबिलिटी 80 लाख से कम हो रहा है, तो साथ साथ आपका प्लान एसेट्स भी तो 75 लाख से कम हो रहा है, तो आपका नेट लाइबिलिटी में 5 लाख का इफेक्ट आएगा, दोनों का मिला के नेट देख लीजिए। तो नेट पे आपका कर्टेलमेंट का इफेक्ट कितने का आएगा? 5 लाख का आएगा। ये ना मैंने लिखा हुआ अभी देखिए 80 लाख माइनस 75 लाख, नेट पे आपका 5 लाख का इफेक्ट आएगा। फिर आप प्लान में कंट्रीब्यूशन करोगे, तो देखिए कंट्रीब्यूशन करते हो तो प्लान एसेट्स को बढ़ाते हो, पर यहाँ पर तो नेट लाइबिलिटी में प्लान एसेट्स को तो माइनस किया हमने, तो ये कंट्रीब्यूशन हालांकि यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, पर यहाँ पर आपका क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि आप देखिए लाइबिलिटी माइनस एसेट हो रही है, तो माइनस एसेट हो रहा है, इसलिए यहां पर ये प्लस होने के बावजूद ये माइनस हो रहा है, क्योंकि प्लान एसेट्स माइनस पे आपका, इसलिए यहां पर जबकि हमने 70 लाख ऐड किया, पर यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और फिर बाद में आपका क्लोजिंग तो ये आ ही जाएगा, एंड जो आपका डिफरेंस रहेगा वो आपका उसी ही होगा। तो ये आपको अगर प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा, ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा भी कीजिए ना, क्या दिक्कत है? ऐसा पीवीडीपी और प्लान एसेट्स बना के आप फिर बाद में नेट पे बता दीजिए इतना आ रहा है ना। और मैंने पीएल का भी बता दिया आपको यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन में कुछ खास दम था नहीं, एंड सॉल्यूशन आप एक बार जस्ट रेफर कर लीजिएगा। एंड मैंने जो बनाया अब इसी से इसको देखोगे ना, आपका ये आराम से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये आराम से बन सकता है आपका। बस 2-3 बातों को ध्यान में रखना, मैं फिर से बता देता हूं आपको। मैं एक तो दोनों जगह से जा रहा है बेनिफिट्स पेमेंट, तो वो नहीं होगा। कर्टेलमेंट से 80 लाख लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो एसेट 75 लाख से कम हो रहा है, तो नेट लीजिएगा 5 लाख।
ये मैंने एक बताना आपको। कंट्रीब्यूशन टू द प्लान आपका ऐड नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लान एसेट्स माइनस पे यहाँ पर, ये हमने ध्यान में रखना है। बाकी फाइनेंस कॉस्ट नेट पे दिखाई दिया, पास सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट आप दिखाई दोगे, एंड रीमेजरमेंट लॉस भी आपका नेट पे आ ही जाएगा, एंड लाइबिलिटी भी आपका नेट पे दिख जाएगा। तो ये आराम से बनाना पॉसिबल है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टेस्ट योर नॉलेज से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है सिस्का लिमिटेड का, एंड ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो कर लेते हैं। सिस्का प्राइवेट लिमिटेड हैज ए हेड काउंट ऑफ अराउंड 1000 एम्प्लॉइज है इसके इन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2000-2001। एज पर द कंपनी पॉलिसी इन्होंने क्या कहा कि एम्प्लॉय को 35 डेज का प्रिविलेज लीव दिया जाएगा, 15 डेज का सिक लीव दिया जाएगा, और 10 डेज का कैजुअल लीव दिया जाएगा। इतना सारा छुट्टी, सोचो ना कितना सारा छुट्टी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने लिख दिया, लीव्स अलाउ, प्रिविलेज लीव इनको अलाउ किया जाएगा 35, सिक लीव 15 और कैजुअल लीव 10। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया 35, 15 और 10 का जो लीव दिया जाएगा। अब आउट ऑफ द टोटल प्रिविलेज लीव एंड सिक लीव 10 PL लीव्स एंड 5 सिक लीव्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। यानी सारे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, इसमें से मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड प्रिविलेज लीव को आप 10 ही कर सकते हो, सिक लीव को 5 भी कर सकते हो, कैजुअल लीव मतलब है ही नहीं मान लीजिए, क्योंकि कुछ बोला नहीं तो मतलब नहीं है। आगे on the basis of on the basis of past trends it has been noted that 200 employees will take, ऐसे भी हम पूरा जितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा उतना हम कभी भी प्रोविजन नहीं बनाते, हम एस्टिमेशन के हिसाब से प्रोविजन बनाते हैं। तो एस्टिमेशन इन्होंने बोल दिया कि पास्ट ट्रेंड को देख के जो इन्होंने एस्टिमेशन किया, इनको लग रहा है कि 200 एम्प्लॉइज जो है ना वो 5 डेज का प्रिविलेज लीव लेंगे, और 800 एम्प्लॉइज जो है वो 10 डेज का प्रिविलेज लीव लेंगे। मैं पहले प्रिविलेज लीव की बात कर रहा हूँ, सिक लीव की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ 200 एम्प्लॉइज 5 डेज का प्रिविलेज लीव लेंगे और 800 एम्प्लॉइज 10 डेज का प्रिविलेज लीव लेंगे। अब प्रिविलेज लीव कितना है ये चेक कर लीजिएगा, 10 डेज ही अलाउड है। अगर मान लीजिए 10 की जगह 12 होता तो भी हम 10 ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड 10 ही अलाउड है आपका, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 200 इंटू 5, 800 इंटू 10, है ना। तो मैंने कहा कि 200 एम्प्लॉइज 5 डेज का प्रिविलेज लीव लेंगे, ये हमारा एस्टिमेशन है, और 800 एम्प्लॉइज 10 डेज का प्रिविलेज लीव लेंगे, ये हमारा एस्टिमेशन है। तो 9000 डेज टोटल बनता है, 1000 और 8000 9000 डेज का प्रोविजन बनेगा हमारा। फिर आगे नेक्स्ट सिक लीव में यानी 200 एम्प्लॉइज 2 डेज का सिक लीव लेंगे और 800 एम्प्लॉइज 5 डेज का सिक लीव लेंगे, यानी 200 इंटू 2 प्लस 800 इंटू 5 यानी 4400 डेज का आपका प्रोविजन बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर पहला पार्ट एकदम सिंपल था, फटाफट हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट भी हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, आपको याद है बोनस वाले क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4%, लेकिन जबकि आपका टर्नओवर होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कुछ कुछ एम्प्लॉय छोड़ के भी जाएंगे, जिसके चलते इनका एस्टिमेट है कि 3.5% इनका खर्चा होगा। प्रॉफिट 2000 करोड़ हुआ है, इसका 3.5% ये बांटेंगे, तो कितना बांटेंगे 70, तो 70 का प्रोविजन बनेगा, सिंपल सी बात है। फिर आगे थर्ड वाले पॉइंट में देखिए क्या कहा, सिस्का प्राइवेट लिमिटेड हैज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान आल्सो अवेलेबल व्हिच इज इन द नेचर ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही हमारा खर्च है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। वेर कंट्रीब्यूशन टू द फंड अमाउंट टू रुपीज 100 करोड़, तो 100 करोड़ का आपका क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हम दिखाएंगे, है ना, क्योंकि इतना ही आप कंट्रीब्यूट करोगे। विच विल फॉल ड्यू विद इन 12 मंथ्स, तो जबकि 12 मंथ्स में फॉल ड्यू होगा तो इसका डिस्काउंटिंग नहीं होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर 12 मंथ्स के अंदर ड्यू है तो उसका डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, 12 महीने में पेबल है, काहे का इंटरेस्ट वगैरह का फंडा डालना है, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि हम हर साल का अनवाइंडिंग करेंगे ना तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो 12 मंथ्स तक में डिस्काउंटिंग नहीं होता है, कंपनी ने ऑलरेडी 20 करोड़ पे कर दिया, तो इसका एंट्री क्या होगा, सिंपल सा एंट्री देखो मैं बता रहा हूं, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 100 करोड़ हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम 100 करोड़ का खर्चा दिखाएंगे, जिसमें से ऑलरेडी हमने पैसे दे दिए, 20 करोड़ ऑलरेडी हमने कंट्रीब्यूट कर दिया, पे कर दिया, और बाकी क्या होगा, पेबल होगा, यानी 80 करोड़ आपका पेबल होगा, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिया, और यहाँ पर भी आप देखिए इन्होंने थ्योरी में लिखा हुआ, मैंने टेबल बना के आंसर समझाया था। नेक्स्ट वाला 70 करोड़ का लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा, वो बता दे रहा है। एंड थर्ड वाले में जैसे 80 करोड़ मैंने कहा ना, 80 करोड़ का लाइबिलिटी एक्रूड लाइबिलिटी दिखाया जाएगा, क्योंकि 20 करोड़ पे कर दिया गया, और यहाँ पर डिस्काउंटिंग की बात कर रहे हैं कि 12 मंथ्स के अंदर ड्यू होने पर डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमने फटाफट से डन कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक दो, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, मैं देख लेता हूँ कौन सा कराऊंगा आपको मैं, एंड वो फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन 16 फटाफट से छोटे छोटे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले वाले में देखिए क्या कहा, प्लान पे से बेनिफिट और रुपीज 150 फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, यानी 1 साल काम करोगे 150, 2 साल काम करोगे 300, 3 साल काम करोगे 450। द बेनिफिट वेस्ट आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस, यानी अगर आप मान लीजिए 8 ईयर्स काम करोगे कुछ नहीं मिलेगा, 5 ईयर्स काम करोगे कुछ नहीं मिलेगा, आपको 10 ईयर्स पूरा कंप्लीट करोगे तभी आपको मिलेगा,
है ना। तो यहाँ पर कह दिया कि 10 ईयर्स के बाद ही वेस्ट होगा, कंप्यूट द बेनिफिट टू बी एट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर। तो मेरी बात पहले सुन लीजिए, मान लीजिए 100 एम्प्लॉइज है, तो हम ये एस्टिमेट करेंगे कि आउट ऑफ 100 एम्प्लॉइज कितने एम्प्लॉय हमें लग रहे हैं जो 10 ईयर्स का वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। हमें लग रहा है कि 60 एम्प्लॉइज से सेटिस्फाई करेंगे, तो 40 एम्प्लॉइज का हम खर्चा बुक ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ 60 एम्प्लॉइज का खर्चा बुक करेंगे। और 60 एम्प्लॉइज का ऑब्वियसली बात है हम हर साल खर्चा कितना बुक करेंगे, 150 रुपीज, क्योंकि फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस आपको प्लान बेनिफिट दिया जाएगा। और ये 150 रुपीज भी पूरा हम खर्चा बुक नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैसा कब दिया जाएगा, 10 ईयर्स के बाद दिया जाएगा, है ना। तो हम प्रेजेंट वैल्यू में खर्चे को बुक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बेनिफिट और रुपीज 150 एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, लेकिन आप आज जो खर्चा दिखाओगे वो तो प्रेजेंट वैल्यू में दिखाओगे, क्योंकि अमाउंट पेबल तो 10 ईयर्स के बाद होगा। तो बेनिफिट ऑफ रुपीज 150 एट्रीब्यूट होगा ईच ईयर में। इन ईच ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स द करंट सर्विस कॉस्ट एंड द प्रेजेंट वैल्यू, जो मैंने कहा था, ऑफ द ऑब्लिगेशन रिफ्लेक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय may not complete 10 ईयर्स। तो मैंने कहा कुछ कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय होंगे जो कंप्लीट नहीं करेंगे, तो उसे नजरअंदाज करना है। दिस इज बिकॉज द बेनिफिट्स वेस्ट एट ए फ्यूचर डेट। तो यहाँ पर आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा कि करंट सर्विस कॉस्ट हमें लेना और इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपका आएगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में दिखाएंगे। और साथ में आपको प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉय काम करेंगे कितने नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे उनका खर्चा मत दिखाइए, जो करेंगे उनका ही आपको दिखाना है। ये सारा एस्टिमेशन का खेल, और हर साल आपका एस्टिमेशन बदलेगा भी। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17, प्लान बेनिफिट पे करेगा 150 रुपीज फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, है ना। एक्सक्लूडिंग सर्विस बिफोर द एज ऑफ 25 द बेनिफिट वेस्ट इमीडिएटली, कंप्यूट द बेनिफिट टू बी एट्रीब्यूटेड ईच ईयर। तो यहाँ पर आप देखिए जो एम्प्लॉय 20 ईयर्स के, तो उनका आने वाला 5 साल तक खर्चा दिखा के कोई मतलब नहीं, क्योंकि 25 ईयर्स तक तो वेस्ट होगा ही नहीं। यानी जब तक वो एम्प्लॉय 25 का एज क्रॉस नहीं करता तब तक उसके नाम का हम कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर जो हम प्रोविजन बनाएंगे, यहाँ पर जबकि देखिए बेनिफिट वेस्ट इमीडिएटली हो रहा है, तो 100 एम्प्लॉय होंगे ना, तो 100 एम्प्लॉय का खर्चा बुक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 1 साल भी काम करके छोड़ेगा तो उसे भी हम देंगे, 2 साल भी काम करके छोड़ेगा तो उसे भी देंगे। पर यहाँ पर ऊपर वाले में तो ऐसा नहीं था, 10 ईयर्स आपको काम करना ही था। तो यहाँ पर आपका वेस्ट इमीडिएटली हो रहा है ना, वेस्ट इमीडिएटली हो रहा है। तो डेट मीन्स व्हाट, आपको यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी को चेक करने की जरूरत नहीं कि एम्प्लॉय कितने छोड़ के जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, मतलब नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए नो बेनिफिट इज एट्रीब्यूटेड टू द सर्विस बिफोर द एज ऑफ 25, मैंने आपको कहा था वो इस रडार में आएंगे नहीं यहाँ पर। A benefit of rupees 150 is attributed to each subsequent year. There is no requirement to reflect any probability of completion as the benefit vests immediately, है ना। तो चलिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18, Umbrella Private Limited has a plan for its employee where it has decided to pay a lump sum benefit of rupees 10 to 2000 लम सम बेनिफिट दिया जाएगा। डेट विल वेस्ट आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स का कंडीशन होना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। हाउएवर द प्लान विल प्रोवाइड नो फर्दर बेनिफिट फॉर सबसेक्वेंट ईयर्स, आने वाले साल का कुछ बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी 2000 आपका 10 ईयर्स का सर्विस लेंगे 2000 रुपीज देंगे, तो 2000 डिवाइड बाय 10 यानी 200 रुपीज हर साल खर्चा बुक करेंगे। क्या 200 करेंगे? जी नहीं, 200 का प्रेजेंट वैल्यू बुक करेंगे। यानी करंट सर्विस कॉस्ट होगा 200 का प्रेजेंट वैल्यू जो भी होगा, और बाकी इंटरेस्ट कॉस्ट का नाम का हर साल चढ़ेगा। अब क्या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखना है कि कितने एम्प्लॉय काम करेंगे कितने नहीं कर पाएंगे 10 साल? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ईयर्स का वेस्टिंग कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय शायद कितने एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो काम नहीं भी करेंगे, पहले छोड़ के चले जाएंगे, 10 ईयर्स तक आपका काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि बेनिफिट वेस्ट हो रहा है फ्यूचर डेट में। तो क्लियर हो रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर आगे, सनत प्राइवेट लिमिटेड हैज अ प्लान फॉर द एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू ए बेनिफिट ऑफ 5% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस बिफोर द एज ऑफ 55। कंप्यूट द बेनिफिट एट्रीब्यूटेड अप टू 55 ईयर्स एंड आफ्टर 55। अब देखिए किसी की उम्र 56 ईयर्स है, उसके नाम का प्रोविजन मत बनाइए। किसी की एज 50 ईयर्स है तो उसके नाम का 5 साल का प्रोविजन बनेगा 50 से 55, क्योंकि 55 के बाद आपका कुछ वेस्ट नहीं होने वाला, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जिसका एज 55 से कम का है उसका हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। उसका हम ये भी चेक करेंगे, मान लीजिए किसी का एज 30 ईयर्स है तो उसका हम ये भी चेक करेंगे कि वो कितने साल तक एक्सपेक्टेड है कि काम करेगा। तो ये सारा फैक्टर्स को देखते हुए हम ओवरऑल प्रोविजन बनाएंगे। बेनिफिट ऑफ 5% ऑफ एस्टिमेटेड फाइनल सैलरी इज एट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर अप टू द एज ऑफ 55। जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतना तो लिखा हुआ ही नहीं यहाँ पर। दिस इज द डेट व्हेन फर्दर सर्विस बाय द एम्प्लॉय विल लीड टू नो मटेरियल अमाउंट ऑफ फर्दर बेनिफिट्स, बिकॉज 55 के बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, 55 तक का ही आपका वेस्टिंग कंडीशन है। नो बेनिफिट इज एट्रीब्यूटेड आफ्टर द एज ऑफ 55, है ना। ऐसे ये क्वेश्चन इतने आना नहीं चाहिए, पर फिर भी ठीक है, हम फटाफट से डिस्कस करें। इलस्ट्रेशन 20 और इलस्ट्रेशन 21 एक साथ डिस्कस करेंगे फटाफट से। आगे चलिए, पहले इलस्ट्रेशन 2021 को नॉर्मल डिस्कस करेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा मुझे कुछ समझाना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल प्लान रिम्बर्सेस 40%। क्या हो रहा है?
A post-employment medical plan reimburses 40% of an employee's post-employment medical cost if the employee leaves after more than 10 years and less than 20 years of service, and 50% of those costs if the employee leaves after 20 or more years of service. How will the benefit be attributed? तो देखिए यहाँ पर तीन कैटेगरी के एम्प्लॉय होंगे। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो 10 साल से पहले ही छोड़ के चले जाएंगे, तो हम यहाँ पर कैटेगरी में बांटेंगे। आउट ऑफ मान लीजिए 1000 एम्प्लॉयज, हमें लग रहा है कि 200 एम्प्लॉयज तो 10 साल भी काम नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, उनका खर्चा बुक करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें उसमें से लग रहा है कि 1000 में से 500 एम्प्लॉयज ऐसे रहेंगे जो कोई 11 ईयर्स काम करेंगे, कोई 10 ईयर्स काम करेंगे, कोई 12 ईयर्स काम करेंगे, कोई 15 ईयर्स काम करेंगे, कोई 19 ईयर्स काम करेंगे, पर कोई भी 20 ईयर्स है उससे ज़्यादा काम नहीं करने वाले, मतलब 10 to 19 ईयर्स के बीच में काम करेंगे। तो अगर कोई भी बंदा 10 ईयर्स से ज़्यादा काम कर लिया, हम उन्हें देंगे कितना, 40% ऑफ मेडिकल कॉस्ट हम उसका उठाएंगे फ्यूचर में, कभी भी वो बीमार पड़ेगा तो। यानी ये मैटर नहीं करता वो 12 ईयर्स करे या 15 ईयर्स करे, वंस उसका 10 ईयर्स का सर्विस कंप्लीट हो जाएगा हम उसे बेनिफिट दे देंगे। तो अब जैसे कि मान लीजिए 500 एम्प्लॉयज, हमें लगा कि हाँ ये 500 एम्प्लॉयज है जो 10 to 19 ईयर्स के बीच का सर्विस दे सकते हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, 40% खर्चा बुक करेंगे। पर ये 40% खर्चा कितने सालों में बुक करेंगे, 10 ईयर्स में, क्योंकि 10 ईयर्स कंप्लीट होते हैं वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और आगे का सर्विस फिर वो मटेरियल नहीं रहा, वो हमारे लिए काम का नहीं रहा, क्योंकि आगे सर्विस दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेनली 10 ईयर्स ही हम उन्हें रोक के रखना चाहते हैं। तो 10 ईयर्स कंप्लीट होते वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो इसलिए जो 40% खर्चा है 10 ईयर्स पे आपका 4% करके खर्चा हम बुक करेंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है ये, तीसरा ये ऐसी कैटेगरी के भी होंगे एम्प्लॉय जो हमें लग रहा है कि मान लीजिए 300 एम्प्लॉयज हमें लग रहा है जो 20 ईयर से ज्यादा काम करेंगे, जो 20 ईयर से ज्यादा काम करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। तो अगर जो 20 ईयर से ज्यादा काम करेंगे उन्हें हम कितना देंगे, 50% हम उन्हें रिम्बर्समेंट देंगे फ्यूचर में कभी भी बीमार पड़ेंगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे ही वो 10 ईयर्स कंप्लीट करेंगे वो 40% के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही वो 10 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, यानी अनलाइक अदर एम्प्लॉय, जैसे हमने कहा था कि 40% तो मिलेगा अगर 10 ईयर्स कंप्लीट कर देंगे, तो देखा जाए तो जो 300 एम्प्लॉयज है अगर वो 20 ईयर्स काम कर रहे, देखा जाए तो 10 ईयर्स कंप्लीट करते हुए वो 40% के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी वो अनादर 10 ईयर्स क्यों काम कर रहे, वो अनादर 10% के लिए काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए हम खर्चा क्या करेंगे, ये जो एम्प्लॉय है जो 20 ईयर से ज्यादा काम करेंगे हमें लग रहा है, इनके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले 10 साल तो हम खर्चा 4% करके बुक करेंगे, 10 सालों में 40% खर्चा बुक हो जाएगा। अनादर 10 ईयर्स में हम 10% का खर्चा बुक करेंगे, 1% करके एवरी ईयर फॉर द रिमेनिंग 10 ईयर्स। यानी इसका पीछे एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास पढ़ने को आए, मैंने आपसे कहा कि मैं मेरे साथ 4 आवर्स पढ़ लीजिए, मेरे से आप 4 आवर्स पढ़ लीजिए, मैं आपको 80 मार्क्स दिला दूंगा, और या फिर मेरे से 5 आवर्स पढ़ लीजिए, मैं आपको एफआर में 90 दिला दूंगा। तो कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे कि नहीं, हाँ 4 आवर्स पढ़ लेंगे 80 लेके जाएंगे, चलो अच्छी बात है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 आवर्स पढ़ेंगे, तो वो एक्स्ट्रा एडिशनल 1 आवर कितने मार्क्स के लिए दे रहे, वो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स के लिए तो दे रहे, सिंपल सी बात है। तो पहला 4 आवर्स 80 मार्क्स है और दूसरा 1 आवर 10 मार्क्स है। तो वही मैं यहां पर समझाना चाहता हूं कि पहला 10 साल 40% के लिए उनका खर्चा बुक होगा, अनादर 10 ईयर्स वो रुक रहे कंपनी में, वो अनादर 10% की लालच में रुक रहे, इसलिए पहले 10 साल में खर्चा 40% बुक होगा, 4% करके, और अनादर जो आपका 10 ईयर्स है उसमें 1% करके खर्चा बुक होगा। तो मैंने 3 कैटेगरी समझा। पहला कैटेगरी जो 10 साल से कम काम करेंगे हटाओ उन्हें, दूसरा जो 10 साल से 19 साल के बीच में काम करेंगे उनका तो 4% करके खर्चा दिखा दो, और जो ऐसे जो 20 साल या उससे ज्यादा काम करेंगे उनका हम क्या करेंगे, पहले 10 साल खर्चा बुक करेंगे 4% और अनादर 10 ईयर्स हम खर्चा बुक करेंगे 1% करके, है ना, ये हमने समझा। अब इलस्ट्रेशन 20 में थोड़ा सा अलग खेल है। इलस्ट्रेशन 21 में क्या कह दिया इन्होंने, पता है इलस्ट्रेशन 21 में इन्होंने ये कह दिया कि जो 10 साल से कम काम करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, जो 10 साल से ज्यादा काम करेंगे उन्हें दिया जाएगा 10%। तो अब ऐसे भी होंगे एम्प्लॉय जो 10 साल से काम कम करेंगे, उनको हटाओ। जो 10 साल से ज्यादा काम करेंगे पर हमें लग रहा है कि 20 ईयर से कम काम करेंगे, उनके लिए 10% ही उनको रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो 10% का एवरी ईयर 1% हम खर्चा बुक कर देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर क्या कह दिया कि जो 20 ईयर से ज्यादा काम करेंगे, जो 20 ईयर से ज्यादा काम करेंगे उन्हें 50% दिया जाएगा। तो अब आपके दिमाग में डाउट ये आ रहा होगा कि सर अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन को कोरिलेट करें तो पहले 10 साल में 1% खर्चा बुक कीजिए और अनादर 10 ईयर्स में आप रिमेनिंग 40% खर्चा बुक कीजिए, पर ऐसा स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता है। इसके पीछे लॉजिक भी बहुत सारे, इसके पीछे एक और कारण भी है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि जो 20 साल से ज्यादा काम करेंगे उनके लिए पहले कुछ सालों में आप खर्चा कम दिखाओगे, प्रोविजन कम बनाओगे और बाद में हायर प्रोविजन बनाओगे, ये तो देखा जाए तो गलत है ना। यानी इनिशियल लेवल में आप प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने की कोशिश करो, तो ये अलाउ नहीं किया जाता। तो यहां पर स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है जहां पर इनिशियल ईयर्स में, जैसे यहां पर कह दिया कि पहले 10 साल
जो काम करेगा उन्हें 10% ही मिलेगा और जो 20 साल काम करेगा उन्हें 50% मिलेगा। तो हम ऐसा नहीं कि पहले 10 साल 10% का 1% खर्चा दिखा दे और अनदर 10 ईयर्स हम जो रिमेनिंग 40% का 4% खर्चा दिखा दे, ये अलाउड नहीं है। ये अलाउड नहीं। स्टैंडर्ड हमें कहता है भाई काम की जैसा सिचुएशन में 50% को डिवाइड बाय 20 ईयर्स कीजिए और सीधा 2.5% एवरेज स्ट्रेट लाइन में आप खर्चा दिखाए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 10 साल आप कम खर्चा दिखाओगे और अनदर 10 ईयर्स आप ज्यादा खर्चा दिखाओगे। हाँ, पहले 10 साल आप ज्यादा खर्चा दिखा सकते हो, अनदर में कम दिखा सकते हो, वो चलेगा, क्योंकि इनिशियली हम ऑब्वियसली बात है हम प्रोविजन हमारा पहले से बना हुआ रहना चाहिए यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर ये अलाउ नहीं करते। और उसके पीछे एक और सिंपल सा भी लॉजिक है। मान लीजिए मैंने आपको कहा है कि आप मेरे पास यहाँ पर आइए, 40 मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है तो मेरे से 2 घंटा पढ़ लीजिए, और अगर 90 मार्क्स स्कोर करना है तो मेरे से 6 घंटा पढ़ लीजिए। मैंने आपको ये कहा। तो कुछ स्टूडेंट्स तो पहले से ही ऐसे रहेंगे ना जो 90 के लिए जा रहे, जिनको 90% ही चाहिए, एंड वो 6 घंटा के लिए पहले से रेडी है। तो वैसे यहाँ पर आप सोचिए, पहले 10 साल के लिए 10% मिलेगा और अनदर 10 ईयर्स और काम करने पर 50% मिलेगा। तो एम्प्लॉय पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ 10 साल में तो 10% मिलेगा, उससे हमें क्या मतलब। वो तो सीधा बड़ा गेम सोच रहे स्टार्टिंग से 50% वाला। तो स्टार्टिंग से उनका 50% में लालच है, क्योंकि 10% उनके लिए कुछ मटेरियल नहीं रहेगा। तो इसलिए 50% का स्टार्टिंग से खर्चा बुक कर दिया जाएगा। जो 20 ईयर से ज्यादा काम करेंगे, मतलब वो 10% के पीछे नहीं भाग रहे, वो सीधा 50% के पीछे भाग रहे, उनका विजन एक ही है 50%। तो सीधा 50% को डिवाइड बाय 20 ईयर्स करके हम क्या करेंगे, खर्चा बुक करेंगे। तो और ज्यादा डिटेल में जा सकता था पर अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम कंस्टेंट है एंड हमें फटाफट से कवर भी करना है। तो नेक्स्ट में एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 22, ये भी फटाफट से करा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 20 में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, फटाफट कराऊंगा। देखिए 1000 एम्प्लॉइज यहाँ पर है और यहाँ पर एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ग्रेच्युटी सैलरी पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही सरेंडर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स। यानी 5 साल या उससे ज्यादा काम करोगे तो ये आपको ग्रेच्युटी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर डेथ वगैरह कुछ होता है तो ऐसा सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा आपका। आगे, द कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉइज ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट। मैंने कहा था डेथ वगैरह होने से वो 5 ईयर्स वाला क्राइटेरिया नहीं होने से भी चलेगा। द अमाउंट पेबल इज डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला लिंक टू ए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी। द अमाउंट पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज। तो पूछा कि कैसे खर्चा दिखाओगे आप, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मुझे लगा कि है ना 10 लाख से ज्यादा पेमेंट करेंगे नहीं। मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए मुझे लगा कि इसका लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से 8 लाख रुपीज इसका टोटल बनेगा। कितना बनेगा? 8 लाख रुपीज का टोटल बनेगा लास्ट ऑन सैलरी के हिसाब से, और ये 10 ईयर्स काम करेगा हमें लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 80,000 करके खर्चा बुक कर देंगे, लास्ट में 8 लाख रुपीज हो जाएगा। हाँ, बाकी डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वाले वैल्यू वगैरह करोगे वो अलग बात है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे एम्प्लॉय के लिए हमने सोचा कि ये क्या करेगा, ये 10 साल काम करेगा और ये 10 लाख रुपीज लेके जाएगा। तो हम हर साल 1 लाख रुपीज खर्चा बुक कर देंगे, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरा एक एम्प्लॉय है, वो हमें लगा कि वो 15 लाख रुपीज लेके जाएगा। कितना? 15 लाख रुपीज लेके जाएगा और ये 10 साल काम करेगा हमें लग रहा है। तो हमें हर साल कितना खर्चा बुक करना चाहिए? 1,50,000। तो मैं फर्स्ट ईयर 1,50,000 करूंगा, सेकंड ईयर 1,50,000 करूंगा, थर्ड ईयर 1,50,000 करूंगा, फोर्थ ईयर 1,50,000 करूंगा, फिफ्थ ईयर 1,50,000 करूंगा, सिक्स ईयर 1,50,000 करूंगा। तो 6 साल में 9 लाख रुपीज मैंने खर्चा बुक कर दिया। अब 7th ईयर में मुझे टोटल तो मैं 10 लाख से ज्यादा दूंगा ही नहीं, टोटल तो मैं 10 लाख से ज्यादा दूंगा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 7th ईयर में सिर्फ 1 लाख रुपीज का खर्चा बुक करूंगा और 8 ईयर्स 9th ईयर और 10th ईयर का वो मटेरियल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि 8 ईयर्स 9 ईयर 10th ईयर में वो उसने खो दिया, क्योंकि उसका स्लैब क्रॉस हो गया। तो उसके लिए हम खर्चा पहले 7 ईयर्स में हम खर्चा बुक करेंगे, रिमेनिंग 3 ईयर्स में हम खर्चा बुक नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बोलोगे सर ऐसा भी तो कर लेंगे कि हम सीधा 10 लाख ही जब देना है तो जिनका 15 लाख भी मिलना है तो उसका 1 लाख करके दिखाते, वो गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि 15 लाख रुपीज वो एलिजिबल है लेने के लिए और 10 साल वो काम करेगा। तो हर साल का 1,50,000 ही बनता है और 1,50,000 ही हम दिखाएंगे हर साल का। जब उसका 10 लाख का डेडलाइन क्रॉस हो जाएगा वहां स्टॉप हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से मैंने आपको समझाया कि यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एक्सपेक्टेड वगैरह के हिसाब से 1 साल का खर्चा निकालोगे। अगर कोई आपका स्लैब है, जैसे 10 लाख का यहाँ पर लिमिट है, तो जब वो 10 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाता है अब रुक जाइए वहां पर। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमने फटाफट से कंप्लीट कर लिया। तो ऑल टुगेदर काफी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करा दिए और हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करने वाले। एंड ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताएगा। एंड हमने अच्छा खासा कवरेज कर लिया, इतना भी अब करके जाओगे तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ आप एग्जाम में अच्छे से ये अटेम्प्ट है जो आपका है आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।